ओके सर, तो एक ब्रीफ दे देती हूँ आज हमने क्या क्या कवर करना है, वो मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। आज का हमारा है कि मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रम ईआरपी का ओवरव्यू दूंगी, कैसे फंक्शन करता है, स्टैंडर्ड मैम परचेज आपकी टूल। आपकी वॉइस जो है ना बहुत स्लो है मैम। आई क्या बस हम्म, जी, मैं बोल रही हूँ, मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ आज का क्या टॉपिक रहेगा, आज हम क्या कवर करेंगे। आज हम स्पेक्ट्रम ईआरपी का ओवरव्यू, कैसे फंक्शन करता है, परचेज का स्टैंडर्ड फ्लो क्या होता है, कैसे हम परचेजिंग के फ्लो पे जाते हैं। कुछ मास्टर्स है जो परचेज डिपार्टमेंट को लगते हैं क्रिएट करने के लिए, तो मैं वो बताऊंगी। और स्पेक्ट्रम ईआरपी के जो हमारे परचेज मॉड्यूल से रिलेटेड फॉर्म्स रहेंगे उसको आज कवर करेंगे, इंक्लूडिंग एमआईएस रिपोर्ट्स और एसएसआर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो आज स्पेक्ट्रम ईआरपी का पूरा हम कवर करेंगे और कल हम वेब पोर्टल एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहां पे हम डैशबोर्ड और जितने भी फॉर्म करेंगे वो सारे। आज जो है ये स्पेक्ट्रम ईआरपी ओवरव्यू एंड फंक्शनल परचेज स्टैंडर्ड फॉलो पूरा स्पेक्ट्रम ईआरपी का जितना फॉर्म्स आपको यूज रहेगा, मास्टर मॉड्यूल में कितना यूज रहेगा, क्या फंक्शन करता है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ठीक है, तो आप लोग अपना स्क्रीन मुझे शेयर कर दीजिए। आप लोग के ही मैं स्पेक्ट्रम ईआरपी एप्लीकेशन से दिखाती हूँ। ओके, मैं राइट्स दे देती हूँ। कौन शेयर कर रहा है सर? क्या यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा क्या स्पेक्ट्रम को? हाँ, राहुल सर कोई और कर पाएगा वहाँ पे लॉगिन स्पेक्ट्रम ईआरपी? हाँ मैम कर रहा हूँ। आप कर दीजिए। उन्हीं का शेयर कर दो। सर एक ऐसा छोटा क्वेरी है कि क्या आप लोगों ने पहले यूज किया है स्पेक्ट्रम ईआरपी की, पूरा टोटली नए हैं? नहीं मैडम, न्यूली है एकदम नए हैं। एक्चुअली मैं ये स्पेक्ट्रम यूज किया था मैम, आपका शायद टॉपत स्टील में लगा हुआ था। जी 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 मौली जी है ना मेरे ख्याल से आपके यहाँ। जी। हाँ, तो उनका मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है, उसके बाद तो खैर चेंज हो गया था। ओके, आपको थोड़ा ईज पड़ेगा फिर समझने के लिए, अदरवाइज आई एम हियर टू हेल्प। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको बट सॉल्व आउट आप करते जाएंगे। बट मैम आपने एज ए फ्रेशर की तरह से ट्रीट करी है। बिल्कुल 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 सर, मैं वैसे ही सोच के आई हूँ। हाँ। हाँ ठीक है सर, इतना रहने दीजिए। राहुल सर मेरे को शुरू से बताना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दे दीजिए। ये मैंने रिक्वेस्ट किया है, एक्सेप्ट करिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है सर, तो ये स्पेक्ट्रम ईआरपी का लोगो है, जैसा आपको ये नीचे दिख रहा है। यहाँ से शुरू करें हम, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम ईआरपी ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको कनेक्ट करना रहता है यहाँ पे। नहीं अभी बात क्या है, प्राइस बहुत कम हो गए अभी हम लोगों का पास नेटवर्क तो शानदार है। ओके, ये है हमारा डेटाबेस सर्वर जहाँ पे हम अपना डेटाबेस अटैच करते हैं, ताकि आप लोग जितने भी एंट्रीज करें, ट्रांजैक्शन करें, उस डेटाबेस के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए। तो वो डेटाबेस लगाने के लिए हमको एक सर्वर चाहिए रहता है। तो ये रहा आपके सर्वर का नाम और ये है डेटाबेस का नाम, जहाँ पे आपका जितना भी आप एंट्री करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा स्पेक्ट्रम का, यहाँ स्टोर हो जाता है। तो एक बार जब आप ये डाल देते हैं तो बार बार नहीं डालना। ये डल गया, इसे ओके कर दिया। बाबा रे, इसे कौन ओके ठीक। यहाँ पे होता है यूजर नेम और पासवर्ड। तो आप लोगों का भी यूजर नेम और पासवर्ड हो सकता है बन चुका होगा, या फिर आपको बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर पासवर्ड और यूजर नेम है पीडीपी, और इसका ये मैंने अपना पासवर्ड डाला। हर यूजर नेम और पासवर्ड जब आप डालते हो तो आपको यहाँ पे कंपनी दिखनी चाहिए। तो आपको वही कंपनी दिखती है जिसके लिए आप अलाउड हो। फॉर एग्जाम्पल आप फेरो डिवीजन के लिए बस अलाउड है, तो आपको सिर्फ फेरो दिखेगा। ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, ये हेड ऑफिस है। ऐसी कोई भी कंपनी जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज ओपन रहती है, जैसे यहाँ पे आप कंपनी नेम में बहुत सारी देख पा रहे हैं, फेरो, बालाजी, पावर, विंडल। जब बहुत सारी कंपनी रहती है तो हम उसके मास्टर्स बनाने के लिए हेड ऑफिस भी एक ओपन करते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ मास्टर्स बनाते हैं।
अब मास्टर्स क्या होता है? समझ पा रहे हैं? मान लेते हैं कि आप परचेज डिपार्टमेंट के हैं, आप लोग परचेजिंग करते हैं, तो परचेजिंग करने के लिए आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है? वेंडर का नाम, सप्लायर का नाम पता होना चाहिए, आइटम आपके पास होना चाहिए, वो आइटम को आप किस चीज में मेजर करते हैं, केजी में, एमटी में, ये सब चीज का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होना चाहिए। ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसका हम मास्टर्स बनाते हैं। जैसे सप्लायर का नाम बनाना है तो उसके लिए एक वेंडर मास्टर है, आइटम बनाना है तो उसके लिए आइटम मास्टर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाना है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर है, ऐसे मास्टर्स होते हैं। तो जब बहुत सारी कंपनी होती है तो हम एक हेड ऑफिस बना देते हैं कंपनी, और उस हेड ऑफिस के अंदर हम सारे मास्टर्स खोलते हैं ताकि वो सारे कंपनी में दिखे। मान लेते हैं कि राहुल परगनिया प्राइवेट लिमिटेड नाम का मेरा एक वेंडर है, मैं उससे सप्लाई लेती हूँ, तो मैं हेड ऑफिस में एक बना दूंगी और वो मेरे सारे कंपनी में दिखेगा, फेरो में भी Circulate हो दिखेगा, जाएगा। बालाजी में भी दिखेगा, पावर में भी दिखेगा। ठीक है, तो पहले हम हेड ऑफिस पे ही चलते हैं। यहाँ पे है वर्किंग डे, यहाँ से आप काम करते हैं। जैसे 28 तारीख है, आप आज के दिन काम करें तो ये, अगर आप बैक डेटेड काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस दिन आप काम करेंगे वो आप डेट ले लीजिए यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। 22 डेज में काम करें वो ले लिया और इसे ओके कर देते हैं। क्या बोले वो लोग नेगोशिएशन में परगनिया सर इसको चेक कर रही है। ओके, इतना काम कर देता है ठीक है। भाई कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं उस प्राइस में कोई मटेरियल कैसे इंटरनेट का इशू है क्या सर वहाँ पे थोड़ा? हम लोग तो मतलब सर्वाइव कर नहीं पाए। नेट का तो कोई इशू नहीं मैम। बहुत स्लो चल रहा है। लोग प्रोडक्शन कॉस्ट से भी नीचे चल गया। मैं अपने से कनेक्ट कर लूँ क्या सर? यही प्रॉब्लम कर लीजिए। मैं अपने से कनेक्ट करती हूँ, आप अपना हटा दीजिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। स्क्रीन शेयर आप अपना हटा दीजिए। ठीक है, मैं हटा दी। 1 सेकेंड सर, मैं अपने फोन से कनेक्ट कर लेती हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा। हम लोगों ने 3-4 बहुत सारा करते रहते हैं और 3-4 ऑप्शन में हम लोग पार्टिसिपेट भी किया। आज भी एक चल रहा है ना, हम लोग हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ भेज दिया सर। हाँ ठीक है, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? दिख गया। ओके, तो ये जब हम स्पेक्ट्रम ईआरपी ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा हमारा स्पेक्ट्रम ईआरपी दिखता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक चीजें आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको कुछ शेड्यूल करना रहता है तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। आपको मीटिंग विद बॉस है या कुछ है, आपको याद रखना है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप जो रिसेंट एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखता है। जैसे आपने परचेज ऑर्डर बनाया तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम एंड डेट के हिसाब से। यहाँ पे मेलिंग फैसिलिटी रहती है, शायद इतना डीपली नहीं जाते। यहाँ पे आपको इनबॉक्सेस दिखते हैं, अब अगर आपका कोई मेल आया है। यहाँ पे अपने आउट बॉक्सेस दिखता है अगर आपने कुछ मेल सेंड किया है। अगर कोई मेल कंपोज आपको करना है, भेजना है किसी को, तो यहीं से आप कंपोज कर सकते हैं, अटैचमेंट लगा सकते हैं, आउटलुक जैसा है पूरा, और यहाँ से अपन भेज सकते हैं। यहाँ पे हम अटैचमेंट लगाने के लिए राइट क्लिक करते ये मैडम एक इंटरप्ट कर रहा था आपको, ये डायरेक्ट मतलब मेरे आउटलुक से कनेक्ट हो जाएगा ये फंक्शन जो बोल रहे हैं आप? डायरेक्ट आउटलुक से भी कनेक्ट हो जाता है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे सीधा डालूंगी टू में जिसका नाम, और अपना यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे ईडीपी ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं यहाँ से अगर भेज दूंगी किसी को मेल तो अपने आप चला जाएगा। हेलो मैम, जी, ये एक डाउट था कि अभी आपने जो डेटाबेस कनेक्ट किया वो डमी है ना? डमी नहीं है सर, ये आप लोगों का ही है, इसमें मैं लाइव कोई डेटाबेस एंट्रीज है नहीं क्या ये? करूंगी। जी, मैम तो इशू नहीं होगा कुछ लाइव डेटाबेस में? अभी सिर्फ शो जितना करेंगे कि कुछ एंट्री भी विनोद करना सर है? से जितना बात हुआ था ना, हमारा ये हुआ था कि मैं आप लोगों को ओवरव्यू और दिखा दूंगी। प्रैक्टिस जो रहेगा वो आप लोग बाद में करेंगे, वो विनोद सर आप लोग को बता देंगे कि क्या प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसमें आप लोग कोई प्रैक्टिस नहीं करिए सर, ये लाइव है आप लोगों का। ठीक है, अभी सर यहाँ पे अगर आप देख पाए तो यहाँ पे नीचे यूजर्स रहते हैं, ये सारे हमारे आपके जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो हैं जो इस डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड हैं। जो ग्रीन है मतलब वो अभी ईआरपी में काम कर रहे हैं, जो रेड है मतलब वो ईआरपी अभी लॉगिन नहीं है। तो आप चाहे तो यहीं से डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे हाय
और सेंड करेंगे तो वहां पे चला जाता है। मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों का लाइव डेटाबेस में कुछ करूंगी तो वहां पे सब कुछ, ठीक है। सर बीच में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे भी डाउट्स होंगे, हो सकता है जो मुझे भी नहीं आता होगा, कुछ मेरे लिए भी नए होंगे, तो मैं उसको नोट डाउन कर लूंगी और मैं दूसरे दिन क्लिक कर दूंगी। ठीक है, कोई issue जी, तो अभी हम आते हैं मॉड्यूल्स पे। ये रहा मॉड्यूल का ऑप्शन ऊपर। नहीं। यहाँ पे ना मुझे इतने सारे दिख रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट को सिर्फ इसका नहीं, परचेज मॉड्यूल और थोड़ा सा मास्टर मॉड्यूल, जो मैंने बताया था कि हेड ऑफिस में जाके मास्टर्स बनाते हैं, तो हम मास्टर्स यहाँ से बनाएंगे। ये सारे मास्टर्स के फॉर्म हैं, आपको जितना नीड रहेगा मैं उतना ही बताऊंगी, आप लोग उसका नोट कर लीजिएगा कि ये सारे ही बस नीड के, ठीक है। ठीक है। अभी मैं जैसे पहला फॉर्म यूज अपना करती हूँ, मुझे अगर पहला फॉर्म अपना जाना है तो वो रहेगा आपको बताने के लिए वेंडर मास्टर, VIVC। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी वेंडर मास्टर कहाँ है। अब मुझे यहाँ पे सर्च करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा कि मैं यहाँ पे मॉड्यूल में गई, मास्टर पे गई, यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ नीचे, मुझे वेंडर मास्टर मिल नहीं रहा है, तो क्या इसका कोई शॉर्टकट है जिससे हम पहुंच सकते हैं? तो हाँ है। आप जब यहाँ पे होम पे जाते हैं तो हर एक फॉर्म का अगर आप बाजू में देखें तो कोड बना हुआ है। तो धीरे धीरे जब परचेज डिपार्टमेंट यूज करने लगता है, 1-2 महीना 3 महीना हो जाता है, तो याद ही हो जाता है कोड, तो सीधा कोड डाल के भी खोल सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि वेंडर मास्टर में टाइप कर लेता हूँ सीधा पूरा ओपन ही हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, बस कुछ वेंडर करके था, तो मैं सिर्फ वेंडर भी टाइप करूंगी तो उससे रिलेटेड जितने फॉर्म है वहां जाएंगे, ठीक है। तो जैसे वेंडर फॉर्म का कोड है VIVC, तो मैं यहाँ होम पे गई, यहाँ पे फॉर्म कोड पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं लिख दी VIVC और एंटर किया, तो ये अपने आप जी, तो ये अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऐसे ही अगर मुझे लग रहा है कि मुझे वेंडर याद आ रहा है पूरा, तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक फॉर्म कोड छोड़ के यहाँ पे फॉर्म नेम पे चली जाऊंगी और यहाँ पे मैं टाइप करूंगी वेंडर और गो करूंगी, तो यहाँ पे जितने भी वेंडर रिलेटेड फॉर्म्स है वो सारे शो कर देंगे। तो हम देख लेंगे हमारा ये है वेंडर मास्टर, और उसे हम जब क्लिक करेंगे तो ये सेम फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मास्टर्स पे आने से पहले क्या मैं आप लोगों को एक फ्लो बता दूं, आप लोगों का स्टैंडर्ड फ्लो परचेज का कैसा रहता है, थोड़ा इजी पड़ेगा। बता दीजिए। ओके, तो आप लोगों का वेंडर का प्रोसीजर, परचेज का प्रोसीजर कैसे शुरू होता है? आप लोगों के पास पहले इंडेंट आता है, स्टोर डिपार्टमेंट आप लोगों को परचेज इंडेंट भेज कर देता है, हमें ये सारे मटेरियल की जरूरत है। जब परचेज डिपार्टमेंट के पास ये आ जाता है तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करता है सप्लायर्स को, RFQ करता है कि आप अपने कोटेशन हमें भेजें। जब सप्लायर्स हमको कोटेशन भेज देते हैं तो हम उसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट करते हैं कि हमें किसे देना चाहिए हमारा ऑर्डर, आधा इसे देते हैं आधा इसे देते हैं कि पूरा इनको दे दें, बेस्ड ऑन द प्राइसेस एंड डिफरेंट सिनेरियोज और टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर कर देते हैं। परचेज ऑर्डर में आप लोगों का मल्टीपल ऑथराइजेशन ये सब भी है, उसको मैं बाद में आती हूँ। परचेज ऑर्डर जब आप करते हैं, कभी कभार हो जाता है कि कुछ अमेंड करना पड़ जाए, कुछ चेंजेस है, तो हम चेंजेस भी उसमें कर देते हैं। यहीं तक हमारा प्रोसीजर रहता है। इसके बाद हमको चाहिए तो हम सप्लायर्स एडवांस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी को परचेज ऑर्डर में हमने डाउन पेमेंट डाला था तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनका डाउन पेमेंट रिलीज कर दिया जाए, तो उसका भी फॉर्म होता है। एंड दैट्स इट, आप लोगों का इतना काम रहता है। तो इसमें कुछ कुछ फॉर्म्स जो आपके होते हैं वो आप लोग पोर्टल के थ्रू करते हैं और कुछ आप लोग स्पेक्ट्रम ERP के थ्रू भी करते हैं। जैसे इंडेंट जब आप लोगों का रेज होता है वो स्पेक्ट्रम ERP में होता है, बट वो जब स्पेक्ट्रम ERP में रेज हो जाता है, ऑथराइज हो जाते हैं, तो वो सीधा फेच हो जाता है पोर्टल में। वो पोर्टल में आप लोगों को कल दिखाऊंगी, पोर्टल ऑनलाइन रहता है हमारा, वहां पे फेच हो जाता है। आप लोग वहीं पे RFQ करते हैं, वहीं पे कोटेशन सामने वाला आपको सप्लायर पूरा भेज देता है, आप लोग चेक कर लेते हैं कि अच्छा हमने RFQ किया था, उसके बदले ये कोटेशन हमारे पास आ गया। आप लोग वहीं पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी कर लेते हैं और वहीं पे परचेज ऑर्डर भी बना लेते हैं, और वो परचेज ऑर्डर आपका यहाँ पे स्पेक्ट्रम ERP में भी दिखने लगता है। ये पहला अपना प्रोसीजर हो गया। नहीं तो ये भी होता है कि स्पेक्ट्रम ERP में ही इंडेंट बना और वहीं पे आप लोग ने डायरेक्टली परचेज ऑर्डर बना दिया स्पेक्ट्रम ERP में, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर अपने होते हैं। तो धीरे धीरे सबको पकड़ेंगे, पहले आज छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं पहला फॉर्म पे आई थी, VIVC, वेंडर स्लैश कस्टमर मास्टर। ये क्या होता है? ये एक ऐसा मास्टर है जहाँ पे हम सप्लायर्स बनाते हैं,
ट्रांसपोर्टर्स बनाते हैं, हमारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, सर्विस हम किसी से करवा रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बनाते हैं। कस्टमर है तो भी यहीं पे बनाएंगे, कस्टमर का आप लोगों को नीड नहीं है, बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी मास्टर्स, कस्टमर है, वेंडर है, सप्लायर है, एजेंट है, ट्रांसपोर्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, सब जो है वो यहीं से बनते हैं। तो हमको सप्लायर की जरूरत है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सप्लायर, और यहाँ पे हम उसका नाम फीड कर देते हैं। मेरे केस में जैसे ABCD प्राइवेट लिमिटेड मैं यहाँ पे डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ABCD हमारे कंपनी में तो बहुत सारे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा ये सप्लायर है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में सप्लायर भी लिख सकती हूँ। अब हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है सर कि मैं अगर ब्रैकेट में सप्लायर लिख दी तो क्या प्रिंट में भी सप्लायर लिख के जाएगा? हो सकता है मैं वेंडर को भेज दी ABC प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में सप्लायर भी लिख के जा रहा है परचेज ऑर्डर प्रिंट में, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वेंडर में सप्लायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे होता है मेलिंग नेम, मेल होगा तो क्या नाम होना चाहिए, तो वहां से हम सप्लायर हटा दें। हमें अपना नाम पहचानने के लिए ABCD प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में सप्लायर लिख सकते हैं, और मेलिंग नेम में आप जो नाम चाहें वो भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख के समझ जाएंगे, जैसे एड्रेस क्या होना चाहिए, किस सिटी के हैं, ये सारा आपको मिलेगा पहले से, आपको बस सिलेक्ट करते जाना है। स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए वेंडर का। यहाँ पे अगर उनका पैन अगर वो रजिस्टर्ड है, यहाँ पे GST फुल GST रजिस्टर्ड अगर है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करिए। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको पैन नंबर और GST नंबर डालना जरूरी होगा, अगर आप गलत डालेंगे तो यहाँ पे अपने आप सिस्टम बता देगा, क्योंकि ये इसमें एक ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग टाइप, इसमें क्लिक करिए तो मैम एक बार, यहाँ पे हाँ वो थोड़ा देखिए। अच्छा, डीलर और मैन्युफैक्चरर, डीलर और मैन्युफैक्चरिंग। तो सर ये मैं ओवरव्यू बताते जा रही हूँ, क्या है सेशन हमारे 3 दिन के छोटे छोटे 2-2 घंटे के हैं, और आप लोगों का थोड़ा सा वाइडली अगर कवर करेंगे तो ये सब थोड़ा मेहनत करके आप लोग भी ढूंढिएगा, टाइम अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो आप लोग भी ढूंढिएगा, डीप डिगिंग थोड़ा करिएगा कि कहाँ क्या मिल रहा है। कहीं डाउट होता है तो मैं हूँ, आप मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है ठीक है। ठीक है। मैं विनोद सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि डमी डेटाबेस आप लोग को मिले ताकि आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर पाए, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है, अगर MSME रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दीजिए, नहीं तो अनरजिस्टर्ड कर दीजिए। यहाँ पे अगेन हर टैब का अलग अलग मीनिंग होता है, जितना इन्फॉर्मेशन है किसी सप्लायर के लिए आप वो सारा डाल दीजिए। अगर ये ABCD प्राइवेट लिमिटेड मेरा सप्लायर है तो इस यहाँ पे हम किससे कांटेक्ट करते हैं उनका नाम डाल दीजिए, मान लेते हैं एकता वर्मा, डेजिग्नेशन में मैनेजर, उनका एड्रेस क्या है, किस सिटी की है, ये सब डाल सकते हैं, उनका फोन नंबर क्या है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, मल्टीपल यहाँ पे डाल दिया। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बर्थडे डेट, एनिवर्सरी डेट, ये सब। बैंक डिटेल, अगेन ये सप्लायर का क्या बैंक डिटेल है, यहाँ पे अपन वो सिलेक्ट कर लिए, क्या किस ब्रांच का है, बंधन बैंक है किस ब्रांच का है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। आइटम डिटेल आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सप्लायर है ये किस किस आइटम पे डील करता है, तो ये आइटम आप लोगों को नहीं बनाना पड़ेगा, ये दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, आप लोगों को भी सिलेक्ट करना है अगर आप कर पाए तो। कि आपको अगर पता है कि पिग आयरन और पाइप फिटिंग्स का काम इनका ही है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए रहता है। या फिर कोई अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे नहीं दिया है बट आप लोगों को डालना है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई फील्ड डाल सकते हैं। और लास्ट में आता है वेंडर ग्रुप। अब वेंडर ग्रुप क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे टाटा एक वेंडर ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, TCS आता है, टाटा स्टील आता है, बहुत सारे कंपनीज आते हैं, तो एक वेंडर ग्रुप मान लेते हैं। अगर हमको ऐसा कोई वेंडर ग्रुप है तो आप यहाँ पे एक बना के डाल सकते हैं। ये होता है वेंडर कस्टमर मास्टर, ब्रैकेट में VIVC इसका फॉर्म कोड है जहाँ से हम वेंडर बनाते हैं। तो मैं एक आध आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोगों के खुद के डेटाबेस में से ये सारे बने हुए हैं, आज तक जितने बने उसमें से कोई एक ओपन करते हैं। ये बना हुआ है, आप लोगों का कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई सप्लायर पकड़ते हैं जो आप लोग की यूज का होगा। यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ सप्लायर। ओके, पहले मैं आप लोग को ये बताती हूँ है कैसा। जब भी आप लोगों को नहीं एंट्री करनी है, कोई भी न्यू एंट्री है, तो ये है ऊपर न्यू का फॉर्म, आप ऐसे दबाइए ये पूरा खाली हो जाएगा, आप लोग एंट्री करिए। इसके बाजू में है ओपन का फॉर्म, आप जब यहाँ पे ओपन दबाएंगे यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज वेंडर मास्टर में हुई होगी वो सारी शो होने लगेगी।
आप यहाँ से एक्स्ट्रा भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मुझे सिर्फ सप्लायर्स देखना है तो आप यहाँ पे सप्लायर्स लिख दीजिए, सिर्फ सप्लायर्स दिखेंगे। और भी अगर कुछ सर्च करना है कि आपका अंबिका ट्रेडर्स था वो कहाँ है, तो अंबिका लिखे, ये आ गया, क्लिक किए, ओपन हो गया। अंबिका ट्रेडर्स ये है, एड्रेस वगैरह वो सब डाले हैं, पैन, ये बैंक डिटेल डाला हुआ है, आइटम कुछ नहीं डाला, ये सब नहीं डाला, जितना जरूरी है उन्होंने डाल दिया। ये होता है वेंडर मास्टर। ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं ठीक है। ओके सर। सर नेक्स्ट हमारा फॉर्म होता है VIVL लोकेशन डिटेल, इसको लिखिए। VIVL। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब शायद आप लोगों को ये डाउट आए। मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा। अब हमको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा हमारा सप्लायर फिर से हम बनाने जा रहे हैं जो सिमिलर टू द प्रीवियस मंथ था, कि कोई ऐसा हमारे पास ABCD प्राइवेट लिमिटेड जैसा ही एक और हम सप्लायर बना रहे हैं, बार बार इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्यों फीड करें। तो ये कॉपी ऑप्शन होता है जिसमें आप दूसरा कोई एक सप्लायर कॉपी कर सकते हैं और फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जिसको चेंज करना आप कर सकते हैं। ये मैं क्लिक करके इसमें से किसी को भी उठा सकती हूँ। जैसे मैंने ये उठा लिया और मुझे पता है कि ये सारा अल्फानेट का ही था, बस इसका नाम अभी बदल गया है। तो मैं यहाँ पे अल्फानेट प्राइवेट लिमिटेड या अल्फानेट पार्ट बी इनका कोई दूसरा खुला होगा, तो मैं ऐसा करके दूसरा भी एक सप्लायर खोल सकती हूँ। या अल्फानेट ही हटा के मुझे कुछ और अभी कंपनी खोलना है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन सेम ही रहेगा, बस ये कंपनी दूसरी हो गई सप्लायर की, तो मैं वो यहाँ पे डाल सकती हूँ, ये सप्लायर ही रहेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कॉपी ऑप्शन है, इन शॉर्ट कॉपी कर सकते हैं दूसरे का। ठीक है, अभी मैं क्या कौन सा फॉर्म बताई, VIVL, तो ये यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये बंद हो गया। वापस हम मॉड्यूल में गए, मास्टर एंट्री पे गए, यहाँ से हम VIVL ढूंढ सकते हैं। अगर मैं किसी भी एक फॉर्म को सिलेक्ट करके V दबाती गई तो सिर्फ V वाले दिखते जाएंगे मुझे। ये आ गया VIVL वाला नीचे लोकेशन डिटेल। या तो मैं यहाँ से कर लूं, या तो मैं अगेन यहाँ पे टाइप कर लूं सीधा VIVL। फॉर्म कोड में गई, यहाँ पे मैंने लिखा VIVL और ये सिलेक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये सारा जो VIVL वाला फॉर्म है, ये जो मैंने वेंडर कस्टमर मास्टर बताया उससे ही जुड़ा हुआ फॉर्म है। यहाँ पे आप अगर कोई वेंडर बनाते हैं, ABCD ही मान लेते हैं, कोई ABCD प्राइवेट लिमिटेड था, इसका कोई मल्टीपल लोकेशन है, एक लोकेशन महासमुंद में भी है, एक रायपुर में भी है। अगर ऐसे मल्टीपल लोकेशंस रहते हैं तो आप VIVL फॉर्म से मल्टीपल लोकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको सिलेक्ट कर लेना है, मान लेते हैं यही है अकाउंट, राजेंद्र सिंह का कोई अकाउंट था। यहाँ पे आपको लग रहा है कि इनका एड्रेस दूसरा भी एक मुझे डालना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो उनके 2 एड्रेस हो जाएंगे। फिर आप जब परचेज ऑर्डर बनाएंगे, हो सकता है परचेज ऑर्डर कभी किसी और जगह का देना है, किसी और एड्रेस का देना, तो वहां पे ड्रॉप डाउन में आपको सारे एड्रेसेस दिखने लगेंगे। सेम जैसे मैंने एरो ऑप्शन से लिया, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। AB ट्रेड लिंक्स, तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा एड्रेस डालें और आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे है सर, आप लोग को अगर दिख रहा होगा, ये है वेंडर कोड। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा नीला कलर का प्रॉपर ऐसा बना हुआ है। ये सेम अगर हम पुराने मास्टर, अभी जब हम वेंडर मास्टर में गए थे, वहां पे भी आपको दिख रहा होगा ये नीला कलर का। जब जब आपको ये ऐसे ब्लू हाइपरलिंक दिखे किसी में भी, तो आप समझ जाइए कि जैसे आप मान लेते हैं कि 100 डेटा है एक साथ फीड करना है, 100 सप्लायर्स हैं आपके एक साथ डालना है उसको, तो बार बार थोड़ी 100 एंट्री करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप जाके बस इसको क्लिक करिए और ये यहाँ से आप सीधा सीधा पूरी पूरी एंट्रीज फीड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। एक्सेल शीट से हम कर सकते हैं। एक्सेल शीट में हम बस लाते जाएंगे, एक्सेल शीट में ये सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ डालेंगे और यहाँ पे इम्पोर्ट कर देंगे। तो ये इम्पोर्ट वाला जब आपको जरूरत पड़ेगा मैं तब बताऊंगी, एक साथ पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये रहा आपका लोकेशन वाला पार्ट। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म का नाम है आपका लोकेशन डिटेल। लोकेशन डिटेल हो गया बैंक मास्टर। बैंक मास्टर और बैंक ब्रांच मास्टर, जहाँ पे आप अपने वेंडर का बैंक बना सकते हैं और उसका ब्रांच बना सकते हैं। अब मान लेते हैं मेरा एसबीआई बैंक ही है, लेकिन एसबीआई बैंक के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। नेहरू नगर है, रायपुर ब्रांच है, रायपुर में भी टाटीबंध ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग मास्टर्स बनाते हैं। तो मुझे उसका कोड नहीं याद है, तो मैं सिर्फ बैंक यहाँ पे लिख लेती हूँ, BANK और ओके किया। यहाँ पे बैंक रिलेटेड जितना आ गया, तो मुझे बैंक मास्टर ढूंढना है। ये रहा मेरा बैंक मास्टर, उसका फॉर्म कोड लिख लीजिए MDBN। यहाँ पे कुछ नहीं, एक ही फील्ड है। आप लोगों के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यहाँ पे पहले से ही बने हुए हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को और बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेम कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप अपना बस कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं लिख रही हूँ, और मैं बस इसको सेव कर दूंगी। अब सेव कैसे करेंगे आप लोगों को आइडिया है? सेव आप लोग करेंगे यहाँ से, ये होता है सेव का ऑप्शन। और अगर ये नहीं करना है तो आप लोग Ctrl+S जब करेंगे तो आप लोग सेव कर पाएंगे। जैसे मैं दबा रही हूँ अभी Ctrl+S। डुप्लीकेट बैंक नॉट अलाउड, ऑलरेडी ये बैंक क्रिएटेड है। कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो उसका नाम ना हो। जैसे मेरा नाम गुंजन है, तो मैं गुंजन बैंक करके डालती हूँ। अब इसको सेव करके देखते हैं। यहाँ पे जब मैं सेव कर रही हूँ तो यहाँ पे आता है डू यू वांट टू सेव, यस करूंगी तो सेव हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी कर नहीं सकते। यहाँ से भी मैं अगर सेव दबाऊंगी तो वो सेम शो होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये हाइपरलिंक, सेम यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स अगर आप लोगों को डालना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से जितने भी हैं सारे ऑलरेडी डले हुए हैं। इसके बाद आता है बैंक, तो बन गया। बैंक अगर कोई ब्रांच बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो बैंक ब्रांच मास्टर होता है, सेम बैंक वाले में लिखा होगा यहाँ, बैंक ब्रांच डिटेल। इसका फॉर्म कोड है MBBD। अच्छा मैम सर, ये लोकेशन डिटेल में बैंक का डालने के लिए इसको बनाते हैं क्या? जैसे आप वेंडर बना रहे हैं ना, ये VIVC जो सबसे पहला फॉर्म जब मैं आप लोगों को दिखाई, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैंक डिटेल। अब यहाँ पे वही बैंक आएगा जो आप बैंक मास्टर और बैंक ब्रांच में बनाएंगे। बैंक मास्टर में जो बैंक मास्टर का बनाए होंगे वो आएगा, और अभी जो मैं ब्रांच बताने वाली हूँ वो यहाँ से आएगा। जैसे मान लेते कोई एक बैंक पकड़ते हैं, स्टेट बैंक सबसे इजी वाला है, इसको देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ, बताइए कौन सा है भाई? हाँ, ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसके कितने ब्रांचेस खुले होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो बहुत सारे ब्रांचेस खोले हैं आप लोगों ने। जो वेंडर जो खोल रहे थे उसमें बैंक का डिटेल्स भी था। यही है सर, मैं वहीं पे हूँ सर। ये वेंडर जो हम खोल रहे हैं वहां पे बैंक का जो डिटेल है मैं वहीं पे हूँ अभी। मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो मैं बैंक मास्टर से बैंक बनाई वो यहाँ पे शो हो रहा है, और जो मैं अभी आपको बैंक का ब्रांच बनाना बताऊंगी ना वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, आप लोगों को हालांकि उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बना बनाया है, बट कभी पड़ी तो ये फॉर्म दोनों का। के अलग अलग फॉर्म है मैम, बैंक बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसका ब्रांच। हाँ सर, अब देखिए बैंक बनाना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक ही है चाहे कोई भी ब्रांच हो। तो पहले बताना पड़ता है कि ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब उसके डिफरेंट जो ब्रांचेस है उसको ब्रांच मास्टर में बनाना पड़ता है। तो मैंने जो बैंक मास्टर बताया उसमें सिर्फ बैंक का नाम डालेंगे, और जो ब्रांच डिटेल है ये वाला जो फॉर्म है इसका फॉर्म कोड लिखिए MBBD। लिख लिया? यहाँ से आप बैंक का ब्रांचेस बनाते हैं। तो ये जो बैंक नेम ऊपर दिया हुआ है ना, यहाँ पे बस आप इसको ड्रॉप डाउन जब देखेंगे तो पूरे बैंक का नाम जो बैंक मास्टर में बनाया था वो शो होने लगेगा। और जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है तो मैंने लिखा ये। अब यहाँ पे मैं अपना दूसरा एक ब्रांच बना लूंगी। जैसे मैं भिलाई में रहती हूँ तो मैं यहाँ पे बना ली नेहरू नगर ब्रांच। नेहरू नगर उसका एड्रेस है नेहरू नगर ईस्ट, सिटी भिलाई है, भिलाई का है कुछ, ये भिलाई आ गया। IFSC कोड अगर मुझे कुछ आइडिया है ये डाली और इसे सेव कर दी, तो ये मेरा एक ब्रांच बन जाएगा।
जब मैं इसको सेव कर दूंगी और नेक्स्ट टाइम जब मैं वेंडर मास्टर में देखूंगी ना, तो यहाँ पे वो भी ब्रांच रहेगा, नेहरू नगर ईस्ट का। तो ये बस इतना ही था। मैं अब नेक्स्ट फॉर्म पे आती हूँ। नेक्स्ट फॉर्म है VIBD बैंक डिटेल। VIBD, इसका नाम है बैंक डिटेल। अगेन आप लोगों का, क्योंकि सर पूरा जो परचेज डिपार्टमेंट का सिनेरियो रहता है वो सिर्फ वेंडर पे डिपेंड करता है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आइटम से मतलब है, वेंडर से मतलब है। ये दोनों चीज है, परचेज ऑर्डर बन गया। तो आइटम तो आप लोग को बना बना मिलेगा, वेंडर का है उसका ही है बस ये सारा इन्फॉर्मेशन। वेंडर मास्टर, ये जो सबसे पहला मैं बताई थी VIVC, इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन डलेगा उसके लिए ही हम बाकी फॉर्म यूज कर रहे हैं, नहीं तो आपका मेन फॉर्म यही है VIVC। ओके, ठीक है। तो अभी जो मैं VIBD बता रही हूँ ना, बैंक डिटेल, वो अगेन वही चीज है कि किस वेंडर का अगर हमको कोई और भी बैंक डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। मैं यहाँ पे वेंडर डिटेल बनाई, बैंक में मैंने सिर्फ इतना सिलेक्ट कर लिया, मुझे बाद में और ऐड करना है तो मैं कहाँ से करूँगी? तो मैं यहाँ पे बैंक डिटेल में आके वेंडर को सिलेक्ट कर लूंगी। AS इंजीनियर्स का मुझे और बैंक डालना है तो मैं डाल दी कि अच्छा उसका एक बंधन बैंक भी खुल गया है, उन्होंने बोला है मुझे रायपुर में एक और खुल गया है, ये है उसका अकाउंट नंबर, यहीं से पेमेंट होने वाला है। तो एक नया जब भी खोलना रहेगा तो हम यहाँ से खोल लेंगे। सेविंग बैंक है, करंट बैंक है, कौन सा बैंक है, डाल दिया, सेव कर दिया। तो अगली बार यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जब आप AS इंजीनियर्स का ये वाला वेंडर VIVC ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक में दिख जाएगा एक और। ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्म पे आते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल VICP, लिख लीजिए। VICP, ये रहा। यहाँ पे अब ये जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल, अगर हमको किसी भी वेंडर का कॉन्टैक्ट पर्सन और डालना है हम यहाँ से डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि A&D पॉली फैब, ये मेरा एक वेंडर है, ये उनका लोकेशन है। यहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट पर्सन और भी ऐड करना है। उन्होंने फोन करके हमें बताया कि अब से आपको जब भी कॉन्टैक्ट करना रहेगा हमारी कंपनी में, अब आप इनको करिए। तो हम नया कहाँ से फिर से ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे हम, यहाँ पे दीपांकर घोष सर को ही बस हमको कांटेक्ट करना है। उनका जो डेजिग्नेशन क्या है, उनका डेजिग्नेचर मैनेजर है वो वहाँ पे, उनका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, अगेन वही सब बर्थ डेट और ये सब डाल के सेव कर दिया। ठीक है, गॉट इट मैम, आगे बढ़िए। ओके सर। नेक्स्ट फॉर्म हमारा आता है CVLD, चेंज वेंडर डिटेल्स। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज है। तो वेंडर का अगर कोई डिटेल है जो हमें चेंज करना है, मान लेते हैं कि कभी कोई ऐसी कंपनी भी रहती है जिनका नाम कभी चेंज हो जाता है। AB ट्रेड लिंक्स था, उन्होंने अपना नाम चेंज करके AB ट्रेड लाइन कर दिया, तो हम उसका कैसे चेंज करेंगे? वेंडर डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे, उनका नाम ट्रेड लाइन हो गया, विल डू दैट। ये न्यू वेंडर नेम अब क्या हो गया है, ट्रेड लाइन, तो हम ट्रेड लाइन लिख देंगे, तो वो अपने हिसाब से अपडेट हो जाएगा। बस वेंडर रिलेटेड यही सारे फॉर्म्स हैं जो आप लोगों को यूज में आएंगे। मेन फॉर्म ये है, इसमें कभी चेंजेस होता है तो बाकी फॉर्म्स यूज आते हैं। अच्छा मैडम, मेरे को एक चीज बताइए थोड़ा से, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, अब उसका नाम चेंज करके सेम है, एड्रेस वगैरह सब सेम है, GST नंबर इज सेम, ABC लिमिटेड हो गया, तो उस ऑप्शन पे अपन कैसे करेंगे? फिर से नया क्रिएट करेंगे कि उसका अमेंडमेंट टाइप का कुछ है? ये जो लास्ट फॉर्म बताया, Change चेंज of वेंडर, vendor, okay. यहाँ पे हम ABC प्राइवेट लिमिटेड को चेंज सिलेक्ट कर लेंगे और उसका यहाँ पे जो न्यू वेंडर नेम लिखा हुआ है बस यहाँ पे हम यहाँ पे नाम डाल देंगे, एक्स्ट्रा अपडेट हो जाएगा। चेंज वेंडर नेम, ओके, चलो। चेंज वेंडर डिटेल CVLD, डिटेल्स, ठीक है। तो सर ये सारे आपके फॉर्म्स हैं जो मास्टर फॉर्म्स हैं, यही आपको नीड में आने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं आपके फॉर्म्स में, परचेज ऑर्डर के फॉर्म चलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन फॉर्म्स पे चलते हैं। सर बहुत फास्ट या स्लो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक है, एक बार अपन पूरा लिख तो लिए हैं, एक बार अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब देखना कुछ पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल देखना तो जरूर पड़ेगा सर। हम्म। ये नीचे जो आप लोगों का नाम से आप लोगों का यूजर नेम जो बना होगा, जैसे आपका
हितेश सर का जब बनेगा, दीपांकर सर का बनेगा, तो आप लोगों का नाम यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं ईडीपी से लॉगिन करी, मेरा यूजर नेम था, तो मैं ये वो दिख रहा है। यहाँ पे आपका अभी करंट डेट एंड टाइम दिख रहा है, 28 तारीख है और ये चल रहा है टाइमिंग। यहाँ पे आप लोगों की कंपनी का नाम, अभी हेड ऑफिस में हम लॉगिन है तो यहाँ पे दिख रहा है किस कंपनी में लॉगिन है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं, विच इज द वर्किंग डेट। अगर आप 26 तारीख को काम कर रहे हो तो हम 26 दिखता। और ये आपके डेटाबेस का नाम, किस डेटाबेस में आप काम कर रहे हैं, HFL ERP न्यू, ये हमने बना के दिया है, वहां पे आप काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं मुझे 28 तारीख पे मैं ओपन तो करी, मुझे 26 तारीख बैक डेटेड एंट्रीज करनी है, मैं एब्सेंट थी, तो मैं बस इस पे नीचे डबल क्लिक करी, यहाँ पे ही नीचे डबल क्लिक करी और यहाँ पे मैं अपना डेट कर दी 26 और मैं उसको ऊपर जाके सेव कर दी। तो मैं ये 26 पे लॉगिन हो गई। अब देखिए नीचे 26 हो गया। अब मैं जितनी एंट्रीज करूंगी मैं 26 तारीख की करूंगी। सेम अब सर मुझे अगर मैं हेड ऑफिस पे हूँ, अब मुझे वापस से अब अपनी कंपनी पे जाना है क्योंकि मुझे परचेज ऑर्डर्स बनाना है फेरो डिवीजन के लिए। तो हेड ऑफिस में तो सिर्फ मास्टर्स बनता है, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हेड ऑफिस में हम बना लिया, अब दूसरी कंपनी में जाना है तो हम सेम इस कंपनी पे सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक किया, ये सारी कंपनीज ओपन हो गई हैं। तो हम फेरो कंपनी पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं फेरो पे डबल क्लिक करी और ये हमारा फेरो कंपनी अब खुल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मास्टर मॉड्यूल नहीं काम आएगा, यहाँ से आप कोई एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हो सकता है आप लोग को ये डाउट आए कि मैम मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ मास्टर, तो आप पहले चेक करिएगा कि क्या आप हेड ऑफिस में हैं। हेड ऑफिस में होंगे तभी मास्टर्स में एंट्री कर पाएंगे, वेंडर वगैरह बना पाएंगे। ट्रांजैक्शन रहेगा तो वो आप कंपनी वाइज करेंगे। तो फेरी डिवीजन के लिए हम अब शुरू करते हैं अपने ट्रांजैक्शन। तो हमको जैसे मान लेते हैं परचेज ऑर्डर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों का सिर्फ यही मॉड्यूल काम का है, परचेज मॉड्यूल पे जाएंगे, ये रहे आपके सारे फॉर्म। ठीक है, अब ये फॉर्म्स में आपके परचेज ऑर्डर का फॉर्म कोड है PMPO। ये आपको आई एम श्योर आप लोगों को ये याद हो जाएगा, इतने सारे परचेज ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। PMPO, इसको आप लिख लीजिए। PMPO। ठीक है, मैं बस चेक कर रही हूँ कि मैं सारे आप लोगों को कवर करती जा रही हूँ कि नहीं। मैं आप लोगों को एक टाइम लाइन भेजी थी साथ में। ठीक है, कवर्ड है। जब आप PMPO पे क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों का परचेज ऑर्डर ओपन हो जाता है फाइनली। अगर आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपका एक पाथ दिख रहा है कि परचेज के अंदर परचेज ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर परचेज ऑर्डर के अंदर परचेज ऑर्डर है। ये एक पाथ होता है, जैसे आपको कोड याद नहीं है तो ये पाथ होता है। परचेज पहले कह रहा है तो मतलब परचेज पे गए, उसके अंदर कह रहा है परचेज ट्रांजैक्शन, तो देखते हैं परचेज ट्रांजैक्शन कहाँ है। परचेज ट्रांजैक्शन सबसे ऊपर लिखा है, उसके अंदर परचेज ऑर्डर, तो ये है परचेज ऑर्डर, और वो परचेज ऑर्डर के अंदर भी परचेज ऑर्डर, तो ये रहा। ये पाथ ऊपर डिफाइंड रहता है ऑलरेडी। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये सारे ये जो फॉर्म है, जब आप ये क्लोज पे दबाएंगे तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और मल्टीपल फॉर्म्स अगर ओपन है, जैसे मैं बहुत सारे फॉर्म्स ओपन कर दी हूँ एक साथ, सारा बंद करना है, तो एक साथ कैसे बंद करेंगे। मैं एक एक करके क्लोज तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे गई, इसको क्लोज कर दी, ये क्लोज हो गया, बट मुझे सारा एक साथ क्लोज करना है, तो उसके बाजू वाला क्लोज ऑल, जब मैं क्लोज ऑल पे दबा के सारा बंद करूंगी तो वो एक साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन परचेज ऑर्डर पे चलते हैं। सर ये सब धीरे धीरे याद होगा, ऐसे परेशान नहीं होना है एक साथ इतना सारा देख के। हाँ आराम करेंगे मैडम, 1 महीने बाद ही काम चालू करेंगे। ठीक, ये परचेज ऑर्डर ओपन हो गया। अभी यहाँ पे हम शुरू से काम करते हैं। ये डॉक्यूमेंट स्टेटस है, इनिशियल रिलीज एंड ऑथराइज्ड। इसका क्या मतलब होता है, आपका जो परचेज ऑर्डर है, जब आप लोगों का मेकर चेकर कंसेप्ट रहता है, आपने बनाया, मान लेते दीपांकर सर ने इसको रिलीज किया, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, परचेज हेड जो है, वो ऑथराइज करते हैं, तब ये परचेज ऑर्डर आगे बढ़ता है। तो जब इनिशियल और रिलीज मोड में रहता है तब आप परचेज ऑर्डर को एडिट कर सकते हो, में कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही परचेज ऑर्डर ऑथराइज हुआ, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं, अब वो सीधा आगे बढ़ गया। अब स्टोर डिपार्टमेंट देखेगा, उसका गेट एंट्री करना है कि गुड्स रिसीट नोट करना है, DRM करना है, मटेरियल इशू करना है, वो सब वो देखेंगे।
ठीक है, तो परचेज ऑर्डर इनिशियल और रिलीज मोड तक आप एडिट कर सकते हो ओपन करके। जैसे ही वो ऑथराइज होता है अब इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे है डॉक्यूमेंट नंबर, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये पूरा ऑटोमेटेड है, ये अपने आप ले लेता है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट डेट, जिस दिन आप काम कर रहे हो, मैं 26 तारीख पे दिख रही हूँ क्योंकि मैंने 26 तारीख पे वर्किंग डेट रखा है अपना, बैक डेटेड एंट्री कर रही हूँ। इसके बाद जो मैं आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन एरो, ये सेम कॉपी ऑप्शन है। अगर मैं परचेज ऑर्डर बार बार ना बना के एक कॉपी कर लूं तो मैं बाकी इंफॉर्मेशन चेंज करके उसे सेव कर सकती हूँ। इस पे डबल क्लिक किया मैंने, ये ओपन हो गया जितने परचेज ऑर्डर आज तक बने हैं। अब मुझे पता है कि मैंने जो आखिरी वाला परचेज ऑर्डर बनाया सेम वैसे ही बनाना है, आइटम अलग, तो मैं बस उसको सिलेक्ट कर ली, सारा इंफॉर्मेशन अपने आप लोड हो जाएगा। मुझे जो माइन्यूट चेंजेस करने होंगे वो मैं चेंज करूंगा। मुझे पता है कि मिनरल ग्रेटी मंगाना है, इस बार क्वांटिटी 100 है, बस 100 डाली, सेव कर दी, दूसरा परचेज ऑर्डर बन गया। तो ये एज लाइक एज रिपीट ऑर्डर के हिसाब से बोल रहे हैं ना, रिपीट ऑर्डर या फिर ऐसे ऑर्डर जो आपको लगता है कि सारा चीज तो सेम है दूसरे जैसा, बस कुछ चेंजेस करने हैं, वेंडर बस चेंज कर देना है, किसी और को देना है, वेंडर चेंज कर दिए, या आपको लग रहा है बस टैक्स डिटेल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता हूँ, डिस्काउंट ऐड कर देता हूँ, फ्री ऐड कर देता हूँ, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे मैं जनरली क्या करती हूँ, मुझे पता रहता है कि मेरा पेमेंट टर्म तो सेम ही है, एक ही सबको देती हूँ मैं, टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, टैक्स डिटेल सेम है, तो मैं बस किसी का भी कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ आइटम बस चेंज कर देती हूँ और वेंडर का नाम चेंज कर देती हूँ, बस बाकी सब सेम रहता है, उसको सेव कर लिया। नए डॉक्यूमेंट नंबर के साथ ये परचेस ऑर्डर बन जाएगा ना मैम? नया डॉक्यूमेंट के साथ बनेगा, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बाजू में समरी होता है सर, ये जहां जहां आपको दिखेगा ना, मान लीजिए कि ये समरी है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आपको उस परचेज ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी समरी है वो दिख जाएगी। जैसे हम एक ओपन करते हैं, कोई भी एक रैंडम ओपन कर ली, आपने देखा ना मैं कैसे ओपन करी, ये ऊपर ओपन पे गई, क्लिक करी और किसी एक को उठा लिया, ये ओपन हो गया। अब मुझे जानना है कि ये जो बना था श्री साई अर्थ मूवर्स एक्सीलरेटर मंगाया इन्होंने, इसका मुझे समरी लेना है, तो मैं यहाँ पे बस डबल क्लिक करी, ये ओपन हो जाता है। डॉक्यूमेंट स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है, मतलब इसका जीआरएन हो चुका है, अमेंडमेंट एक बार हुआ है इस परचेज ऑर्डर का, 25 तारीख को ये बनाया गया है, जीआरएन का अमाउंट पूरा 100 रिसीव किया गया है, परचेज ऑर्डर का अमाउंट 1938 था, ये परचेज का डिटेल है, परचेज रिक्वेस्ट के अगेंस्ट बनाया गया था, इतने रेट से बनाया था, इंडेंट का क्या नाम था, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है, गेट एंट्री इसका हुआ है, जीआरएन हुआ है, जितना समरी है ये पूरा आ गया ऊपर से नीचे तक। ठीक है सर। मैडम इसमें एक मिनट जी बताइए। बताइए सर। मैडम मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने वो समरी मेरे को बताया है पर्टिकुलर इस आइटम का, तो इसमें बस एक सिंगल मतलब कितने टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन दिखेंगे, बस एक लास्ट का एक दिखेगा कि नंबर ऑफ, आप समझ रहे ना, जैसे मान लीजिए सेम आइटम को अपन ने महीने में 3 बार लिया तो 3 ट्रांजेक्शन वो दिखाएगा कि एक ही ट्रांजेक्शन दिखाएगा कि नियर जो किए थे? ये पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर है ना, इसका डिटेल देगा सर, ये जो पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर जो मेरा बना है 0642, इससे रिलेटेड जितनी समरी है, किस वेंडर को दिया गया है, क्या क्या आइटम दिया गया है, वो सब दिखाएगा। ऑर्डर बनाए थे लास्ट एक्सेलेटर टेबल का था। अब यहाँ पे आते हैं जनरल डिटेल, यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, सबको धीरे धीरे पकड़ते हैं। ये जनरल डिटेल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आपको परचेज ऑर्डर लेना है क्योंकि पीओ बना रहे हैं। परचेज टाइप जो है वो जनरल और कैपिटल, ये दोनों तरीके से बना सकते हैं। जनरल कब हम बनाते हैं, जब आपका इंडेंट, ये मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है एक काम करते हैं, आपका कैपिटल परचेज ऑर्डर क्या होता है? कैपिटल परचेज ऑर्डर आपका ये होता है कि जब आपका कोई कैपिटल परचेजिंग है जिसको आप कैपिटलाइज करने वाले हैं, तो आप कैपिटल पे लिए, अगर कोई जनरल है तो उसको जनरल पे ले लिया, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, स्टोर में लगाना है, उसको यूज कर लिया, तो इससे जनरल ले लिया। यहाँ पे परचेज कैटेगरी इंपोर्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक है, जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक ले लिए। रेफरेंस डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें या तो आप डायरेक्टली बनाते हैं
परचेज ऑर्डर डायरेक्टली बना लिया, नहीं तो अगेंस्ट परचेज रिक्वेस्ट जो इंडेंट अपना होता है उसके अगेंस्ट, ये दो के अगेंस्ट ही हम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर परचेज इंडेंट आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपके परचेज इंडेंट अभी तक बने हुए हैं, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस परचेज इंडेंट के अगेंस्ट परचेज ऑर्डर बना। यहाँ पे वही इंडेंट दिखेंगे जो ऑथराइज हुए हैं। सिमिलरली स्टोर वालों को वही परचेज ऑर्डर्स दिखेंगे जो आप लोगों ने ऑथराइज किए हैं। रिलीज मोड पे, इनिशियल मोड पे नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक इंडेंट सिलेक्ट कर लिए। अगर डायरेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमको ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट टाइप आएगा, हम सब डायरेक्टली बना रहे हैं। इंडेंट के अगेंस्ट बना रहे हैं तो अपने आप सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने आप आइटम वगैरह आ जाएगा। किस वेंडर को देना है ये आप लोग ऑलरेडी कंपैरेटिव स्टेटमेंट वगैरह से देख चुके रहते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ श्री साई लॉ एजेंसी, उसका लोकेशन जैसे हमने देखा था ना कि मल्टीपल लोकेशन हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। जैसे इनका एक ही लोकेशन है, अगर आपने मल्टीपल लोकेशन बनाया तो यहाँ पे मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ डालना है, जैसे इन्होंने लिखा है नीचे फॉर JCB 3DX लोडर यूज, इस यूज के लिए चाहिए। अगेन कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जो हमने कॉन्टैक्ट पर्सन बनाया था, अगर वो बनाया होता तो यहाँ पे आ जाता। कोई ऐसा वेंडर नहीं है क्या जिसका बना होगा ऑलरेडी? आरबी सेल्स सेल करी तो क्या है? आरबी सेल्स, आरवी सेल्स, R.B बी फॉर बॉम्बे मैम, ये ठीक है, शायद इसमें होना चाहिए। इसके बाजू में एक छोटा सा ये था, इसको दबाया तो पूरा एक विंडो ओपन हो गया, यहाँ से सर्च कर ली सीधा। नहीं तो ये नीचे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, सीधा इसको सिलेक्ट किया आ गया, ठीक है। अभी इसके बाजू में भी आई है, इसको भी एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो इसके बाजू में जो वेंडर के बाजू में ना, तो सर ये आपसे पूछ रहे थे ना दीपांकर सर, आप ये जो पूछ रहे थे कि ये पर्टिकुलर वेंडर का क्या क्या परचेज हुआ होगा, वो यहाँ पे आ जाता है कि ये परचेजर का ये है, इसका ये दुनिया भर का बना हुआ है, रिजेक्शन रेशियो इनका कितना है, कुछ रिजेक्ट होता है क्या, अभी इनके अगेंस्ट सिर्फ एक ही परचेज ऑर्डर बना हुआ है, तो ये आ गया। किसने ऑथराइज किया? जितेंद्र पुजारा ने किया है, जी भास्कर राव ने इसे बनाया था। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे नहीं सर एक ही लोकेशन है यहाँ पे, हाँ कॉन्टैक्ट पर्सन है, कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे जो हमने वेंडर मास्टर में बनाया था। वैलिडिटी डेट, ये सारा इन्फॉर्मेशन जनरल आपको ये सारा डाल देना है। डिपार्टमेंट का नाम इंडेंट से ही डल के आएगा, अगर डायरेक्टली बनाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं डायरेक्ट बना लिया, ये एक डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक रैंडम, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएगा, आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं। मैं सेल्स एंड स्टोर ले लेते हैं, स्टोर। आज जो ऑर्डर बना रहे हो ना, एक महीने बाद रेट चेंज तो नहीं होगा, एक महीने तक आप मटेरियल मंगा सकते हो। अगर एक महीने डिले करोगे तो फिर वैलिडिटी निकल जाएगा, वो उसके लिए मेंशन करना। बिल्कुल सर। ये स्टोर के बाजू में भी, ये डिपार्टमेंट के बाजू में भी एक बना हुआ है, तो इसको भी दबा के देखते हैं समरी। तो जो आप पूछ रहे थे कि ये स्टोर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट क्या क्या बन चुका है, तो ये है पेंडिंग परचेज रिक्वेस्ट, जो ये स्टोर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट बन चुका है इतना सारा, और इसके अगेंस्ट कितना मटेरियल रिक्वेस्ट है, ये सारा मतलब जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारा आई ऑप्शन से अपने को मिल जाता है। ये परचेज ऑर्डर की वैल्यू अप्रैल मंथ में कुछ नहीं बनाया इनके लिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाता है। जिस जिस फील्ड के बाजू में ये बना हुआ है, मतलब उस फील्ड के बारे में पूरी समझ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बिल्कुल। अब नीचे है, आप यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करते जाएंगे, परचेज रिक्वेस्ट के अगेंस्ट अगर बना रहे हैं तो आइटम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब आ जाएगा अपने आप। यहाँ पे भी आई ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी अपन अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ गया कि ये एक्सेलरेटर केबल के अगेंस्ट क्या बना है। लास्ट 10 परचेज रेट हमको यहाँ पे मिल जाता है। परचेज रिक्वेस्ट अगर कुछ हुआ है, मटेरियल रिक्वेस्ट है, स्टॉक डिटेल, अभी कितना स्टॉक इसका पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पड़ा हुआ है, आइटम की समरी क्या है, कितना रिसीव किया, कितना इश्यू हुआ, क्या कुछ परचेज ऑर्डर में अमेंडमेंट हुआ है, जुलाई में एक बार किया गया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन जहां जहां पे भी आई दिखेगा आपको उसका एक्स्ट्रा समरी मिल जाता है, ठीक है।
ये सब यूनिट वगैरह ये सब आपको सब डला डलाया मिलेगा, जैसे ही आप आइटम सिलेक्ट करेंगे ये सब आपको मिल जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप फिल करना चाहते हैं तो आप ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कर सकते हैं। जैसे मुझे डालना है कि शक्ल का हाई क्वालिटी होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दी बस हाई क्वालिटी, या जो भी इन्फॉर्मेशन डालना है। एक्स्ट्रा अगर कुछ आपको डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वही क्वांटिटी डाल देंगे, रेट डाल देंगे, बेसिक अमाउंट आ जाएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें जितना भी एक्स्ट्रा डल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम शिपिंग अकाउंट पे। शिपिंग में कंसाइनी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप लोगों का ही है हीरा अलॉयज, बट यहाँ पे दो आपके कंसाइनी लोकेशन दिख रहा है, एक सोलार पीवी प्लांट प्रोजेक्ट और एक दिख रहा है उर्ला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों में कहाँ पे आप शिपमेंट लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है फ्रेट, फ्रेट आपका 2 पे रहेगा कि FOR रहेगा, मेरे ख्याल से ये दोनों वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे। यहाँ पे फ्रेट का रेट क्या होगा ये सारा चीज आप डाल सकते हैं। अगर कोई फ्रेट ऑर्डर बना हुआ है जिसको आप मैप करना चाहते हैं, यहाँ से आप डाल दिए किस लोकेशन से किस लोकेशन तक जाने वाला है ये आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पे पे टू पार्टी बिल टू क्या होता है? पे टू पार्टी मतलब कभी ऐसा होता है कि मैं ये पर्टिकुलर वेंडर जो है RLC मैं इससे खरीद तो रही हूँ ये, लेकिन मुझे बोल रहा है कि आप मुझे मत पे करना, आप इसे पे कर देना। तो आप यहाँ पे पे टू पार्टी में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जिनको भी वो पे करने बोलेंगे वहां पे उनका नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सेम होता है बिल टू पार्टी, कभी ये भी कहता है वेंडर की बिल आप पेमेंट मुझे दे देना, बिलिंग मेरे नाम से नहीं होनी चाहिए, आप बिलिंग उनके नाम से बनाएंगे। तो बिलिंग यहाँ पे आप दूसरा कर सकते हैं, बिलिंग आप किसी और को। हीरा फेरो है, आप बोल रहे हैं हीरा फेरो अलॉयड लिमिटेड से नहीं करना है, आप एक काम करिए बालाजी पावर के नाम से ही करिए, परचेज ऑर्डर हम रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बिलिंग सेलेक्ट करिए। अब आते हैं टैक्स डिटेल पे। सर यहाँ पे एक और रहेगा मल्टी रूट का केस, वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। ये है टैक्स डिटेल, यहाँ पे आप टैक्स ऐड करेंगे, ठीक है, GST IGST, अगर कोई फ्रेट लगा रहा है वेंडर अपना, इंश्योरेंस लगा रहा है, पैकिंग फॉरवर्डिंग लोडिंग अनलोडिंग कैरेज जो भी लगा रहा है यहाँ पे हम इसको ले लेंगे। कोई अदर चार्जेस है, TCS है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लेते जाएंगे। मान लेते हैं मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इंश्योरेंस एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव का मतलब अलग से लग रहा है, इंक्लूसिव का मतलब वो बेसिक में ऐड हो जा रहा है। ये इंश्योरेंस लग रहा है वो मेरा परसेंटेज में लग रहा है कि अमाउंट लग रहा है कि ऑन यूनिट लग रहा है? ऑन यूनिट लग रहा है तो ये जितनी क्वांटिटी रहेगी उससे इनटू कर लेगा। अमाउंट लग रहा है तो मैं सिर्फ अमाउंट लिखूंगी और यहाँ पे डाल दूंगी मैं 10,000, इंश्योरेंस लग गया मेरा। और परसेंटेज है तो वो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, जैसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 10%, कैलकुलेट कर लिया बेसिक अमाउंट का। यहाँ पे है इंक्लूड इन बेसिक। इंक्लूड इन बेसिक शायद आप लोगों को उतनी नीड नहीं पड़ेगी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। इंक्लूड इन बेसिक पे अगर आप टिक करते हैं तो इसका अलग से फिर इंश्योरेंस का लेजर नहीं ओपन होगा, फिर वो बेसिक में ही ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आता है टर्म्स एंड कंडीशंस। आप लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस जो लगे रहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिलीवरी एज सून एज पॉसिबल लिख सकते हैं, या जो भी आप लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग डालते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालें। ऑलरेडी शायद बहुत सारे बने हुए हैं आप लोगों के, यहाँ नहीं बना, ये सारा चीज बना हुआ है, इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस शायद डालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ अदर इन्फॉर्मेशन बताना है कि नहीं। ठीक नहीं, बस एक ब्रीफ कर दे रही हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अदर एक्सपेंसेस क्या होता है, कभी कभी कोई थर्ड पार्टी एक्सपेंस भी हमको लग जाता है, हम थर्ड पार्टी के थ्रू लोडिंग अनलोडिंग करवा रहे हैं, कन्वर्जन का केस कभी आ जाता है, कभी कोई चार्जेस रहते हैं जो थर्ड पार्टी कर रहा है, ये वेंडर नहीं कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। आप लोग के केस में शायद ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आता है तो उसको कवर कर लेंगे। फिर आता है पेमेंट टर्म। अब ये पेमेंट टर्म में क्या होता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन देते हैं, अगेंस्ट बिल, डाउन पेमेंट और डाउन पेमेंट PI। इसका क्या मतलब होता है? डाउन पेमेंट तो हमको समझ में आ रहा है कि डाउन पेमेंट है मतलब एडवांस है। डाउन पेमेंट PI का मतलब होता है डाउन पेमेंट प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो हमको मिलता है उसके अगेंस्ट जब हम पेमेंट करते हैं।
वो होता है, और एक अगेंस्ट बिल होता है। तो ये हम कैसे डालते हैं, अगर आपका मान लेते हैं अगेंस्ट बिल है, आप लोगों ने कुछ ग्रुप भी बनाया होगा क्या, नहीं बनाया, ठीक है। अगर आप लोगों ने अगेंस्ट बिल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन आता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सर, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट स्टेटस, आपका जो बिल का ड्यू डेट बनेगा, पेमेंट का जो ड्यू डेट बनेगा वो इसके बेसिस पे ही बनेगा। अगर मैं अगेंस्ट बिल ले ली तो अगेंस्ट बिल किस चीज के डॉक्यूमेंट स्टेटस पे मैच करने वाला है, बेस अपना क्या होगा डेट, तो वो 3 रहता है, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट और ट्रांजैक्शन डेट। डॉक्यूमेंट डेट का क्या मतलब होता है, जो आपका बिल बनेगा ना, बिल में जो डेट रहेगा वो। पोस्टिंग डेट का मतलब होता है जो आपका परचेज इनवॉइस जो क्रिएट जिस दिन किए रहते हैं, जिस दिन आपने क्रिएट किया है परचेज इनवॉइस उस दिन का डेट। और ट्रांजैक्शन डेट का मतलब होता है जिस दिन आपका GRN हो रहा है, गुड्स रिसीट नोट, उस दिन का डेट। तो अगर हमको पता है कि जो बिल का डेट रहता है उस दिन हमारा पेमेंट रहेगा, तो ये बिल का डेट ले लियो, डॉक्यूमेंट डेट। पे ऑन नेट अमाउंट रहेगा कि बेसिक पे आप पे करते हैं कि बैलेंस पे, जनरली नेट अमाउंट सिलेक्ट करते हैं तो नेट अमाउंट कर लिए, कितना परसेंट पे करने वाले हैं वो आप सिलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 2, तो यहाँ पे नीचे नरेशन पूरा लिख के आ जाता है कि आपका पेमेंट होने वाला है बिल डेट पे 100% ऑन नेट अमाउंट विद इन 2 डेज। बिल डेट के 2 दिन के अंदर आपका 100% नेट अमाउंट हो जाएगा, ये लिख के आ जाता है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट डेट के बदले नीचे पोस्टिंग डेट लिखती तो क्या आएगा, पोस्टिंग डेट। अगेन मैं ट्रांजैक्शन डेट कर दी तो क्या आने वाला है, पेमेंट अगेंस्ट रिसीट डेट, जिस दिन हम रिसीव कर लेंगे उस दिन हम 2 दिन के अंदर पूरा 100 का 100 नेट अमाउंट पे कर देंगे। सेम यहाँ पे आता है डाउन पेमेंट, अगर मैं डाउन पेमेंट ले ली, हाँ इसके बदले मैं ले लेती हूँ डाउन पेमेंट, तो ये डाउन पेमेंट का बेस टाइप क्या होता है, ये 2 हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। डाउन पेमेंट का डॉक्यूमेंट डेट होता है जिस दिन आप परचेज ऑर्डर बना रहे हो उस दिन का, और उसका पोस्टिंग डेट होता है जब आप सप्लायर एडवांस करते हो तब का। तो मान लेते हैं मैंने ये ले लिया और मैंने यहाँ पे बता दिया 25% मैं डाउन पेमेंट करने वाली हूँ 3 दिन में, और बाकी पूरा अगेंस्ट बिल कर लूंगी डॉक्यूमेंट डेट पे 5 दिन के अंदर। तो वो नीचे अपना नरेशन बन के आ जाता है कि डाउन पेमेंट कर देंगे 25% 3 दिन के अंदर, और पेमेंट बिल डेट पे होगा पूरा 75% कर देंगे 5 दिन के अंदर। यहाँ पे पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड मतलब किस मोड से आप पेमेंट करने वाले, NEFT करेंगे, चेक करेंगे, ये आपको जनरली शायद आप लोग को पता होता होगा या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको बताता होगा सर, है ना। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। अकाउंट असाइनमेंट की आपको नीड नहीं है, ये अकाउंट असाइनमेंट क्या होता है, ये फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, ये ऑलरेडी मैप्ड होके आता है, आप लोग को इसमें नहीं करना पड़ता कुछ। मैडम एक मिनट, वो पेमेंट टर्म्स में एक और मेरे क्वेरीज थी, जनरली क्या होता है ऑर्डर पे, जैसे 3 टर्म्स लागू होता है, एक तो आफ्टर 10% आफ्टर एडवांस रिलीज ऑफ PO, देन 40% अगेंस्ट PI एंड 50% अगेंस्ट कमीशनिंग ऑफ मटेरियल बोल लो या जो भी XYZ, तो उस कंडीशन पे क्या फॉलो करेंगे अपन। कमीशनिंग ऑफ मटेरियल एक बार बताइए कैसा, जैसे मैंने ये ले लिया आपका डाउन पेमेंट 10% और PI 40%, अब बाकी 50% का क्या बोले आप। जैसे जनरली कैपिटल्स में रहता है ना, जो कैपिटल ऐसे हम बाई करते हैं ना अपन जी, एडवांस के बाद फिर PI रहता है, PI के बाद 10% जो होता है उसका एज ए कमीशनिंग के लिए अपन उसको रोक के रखते हैं, बोलो। मैडम जैसे डाउन पेमेंट हो गया 10%, ठीक है, परफॉर्मा इसमें फिर पेमेंट परफॉर्मा है क्या मैम। हाँ परफॉर्मा, तो मैडम ये परफॉर्मा जो है आप परफॉर्मा को हटा दीजिए, ठीक है। मैं डाउन पेमेंट आपको 10% दे रहा हूँ, उसके बाद फिर ड्राइंग अप्रूवल 50% हो गया। अगर ड्राइंग अप्रूवल, हाँ सपोज पकड़ लीजिए मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया हुआ है, फैब्रिकेशन करने के लिए, ठीक है, उसमें ड्राइंग अप्रूवल होगा, तो 50% ड्राइंग अप्रूवल होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में जो है बाकी जो बैलेंस पेमेंट है वो जो है आफ्टर कमीशनिंग होगा, आफ्टर कमीशनिंग होगा। हाँ इस कंडीशन में कैसे होगा मैडम, क्योंकि कमीशनिंग का जो पेमेंट रहेगा बाकी पेमेंट वो जो है आफ्टर मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद ही होगा। इंस्पेक्शन फिर मटेरियल लग जाएगा, स्टार्ट होगा, कमीशनिंग होगी, उसके बाद में फिर उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है,
उस कंडीशन में समझ कैसे करना पड़ेगा हाँ, मैडम? तो आप लोग का 2 केस आता है यहाँ पे, ड्राइंग अप्रूवल एक आ जाता है और एक कमीशनिंग आ जाता है ना? हाँ करेक्ट है। तो ये तीनों के अलावा अगर ये केस है, अच्छा इसमें क्या बिलिंग का कैसा रहेगा फिर? बिलिंग का कब रहता है? मैडम परफॉर्म जैसे आपने लिखा है अगेंस्ट बिल लिखा हुआ है ना, हाँ। जैसे ये डाउन पेमेंट लिखा हुआ है 10%, ठीक है, हाँ, हाँ। चलेगा, हम 10% दे दे रहे हैं डाउन पेमेंट, हमने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, हमने 10% उनको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब पेमेंट उनके पास चले जाएगा तो वो हमको ड्राइंग सबमिट करेगा। ड्राइंग का जो है जब हमारे पास से करेक्ट हो जाएगा सारा चीज, ड्राइंग हमने अप्रूव कर दिया, तो फिर वेंडर जो है हमसे 50% या 40 सब पकड़ लीजिए, इसमें 50% लिखा हुआ है, तो 50% हमसे ले लिया। ठीक है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग चालू कर फिर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। ओके। फिर उसके बाद में जो कंडीशन लगी हुई है कि सपोज पकड़ लीजिए कि उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट बच रहे हैं 60 हो गया और बचा 40, तो उसमें सोच लीजिए 20% परफॉर्मा हो गया। ओके। ठीक है, और 20% जो है आफ्टर कमीशनिंग, सक्सेसफुल कमीशनिंग। सक्सेसफुल कमीशनिंग। हाँ, इंस्टॉलेशन एंड सक्सेसफुल कमीशनिंग। ठीक है। उस कंडीशन में कैसे करेंगे? ठीक है सर, तो हम ये मैनेज डाउन पेमेंट और परफॉर्मा इनवॉइस तक तो ठीक है, हाँ, ड्राइंग ये अप्रूवल करेक्ट है और मैडम, डाउन पेमेंट कमीशनिंग वाले करेक्ट है, जो है 10% दे दिया हम। हाँ, उसके बाद फिर ये ड्राइंग अप्रूवल और 50% जो कमीशनिंग है, का जो है ना सर, ये वाला मैंने नोट कर लिया आपने जो बताया है, इसको मैं एक बार टीम से डिस्कस करूंगी कि इसको हम कैसे इसमें सब इंक्लूड केसेस पे नहीं होता मैडम, मैडम स्पेशली ये कोई क्या मशीन है, वगैरह है तो उस केसेस पे ये लागू होता है। ओके, हाँ, ओके। एक्चुअली में क्या है मैडम, ये कास्टिंग जहाँ पर होता है जिस मटेरियल में, क्योंकि यहाँ पर फेरो अलॉयज है, तो यहाँ पर मैं देखा कुछ कास्टिंग के बहुत सारे इसमें है, वर्क ऑर्डर बने हुए हैं समथिंग, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ इसमें जो ये कंडीशन लगने चाहिए वो नहीं लग रहे। तो उस बेसिस पे क्या करना है, क्योंकि कास्टिंग अगर हो चुकी है या समथिंग, जो भी XYZ जो भी हो गया है, तो हम उसको परफॉर्मा देने के बाद पेमेंट, मतलब पेमेंट देने के बाद हम मटेरियल ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद का जो ये मतलब होना चाहिए, जो क्लॉज होना चाहिए, क्लॉज मेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, तो सर तो इसको मैं हम एक क्या बार कर रहे हैं मैडम, जो मैं अभी क्या देख रहा करें? था कि हम जो कर रहे हैं कि हम एक्चुअल में वेंडर हमारे अकॉर्डिंग उसको करना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग में जा रहे हैं। ओके, ठीक है, ऐसा समझ कुछ है क्या मैडम इसमें कि हम खुद इसमें टाइप करके लिख सकें या रिमार्क में कुछ ऐसा कुछ डाल सके, तो वो फिर हमारे को कोई इजी हो जाएगा। सर रिमार्क में डालना तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं और वो आगे भी बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्या है, फाइनेंस के साथ में अकाउंट्स में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोग अपना खुद से एंटर, ये तीनों क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है, आप लोग जो टाइप अच्छा करेंगे वो अच्छा अच्छा, ठीक कैलकुलेशन हो ठीक है, जाता है। ये इस फॉर्मेट में जो है ऑलरेडी ये अडॉप्ट किया हुआ है, अकाउंट्स अडॉप्टेड है इसमें बिल्कुल, अडॉप्ट किया हुआ है इसमें। बट आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, इसको मैं नोट कर ली हूँ, इसको मैं एक बार टीम से डिस्कस करूंगी, एक बार, हाँ आपकी भी एक टीम बार, से डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे चलेगा अपन डाल सकते चलेगा हैं। चलेगा, कोई इशू ठीक है जी। नहीं। हमारे उधर में तो ये सब चीज नॉर्मल था, तो हमारे कंडीशन से होता था, अकाउंट्स हमारे कंडीशन, हमारे में ये ऑप्शन नहीं था, हमारे परचेस के अकॉर्डिंग जो रिमार्क जो डालेगा उसी के अकॉर्डिंग ही जो अकाउंट्स जो है पेमेंट करेगा। मेन क्या है सर, अगर फाइनेंस नहीं होता इसमें, जैसे आप लोगों में फाइनेंस एप्लीकेबल है, जिसमें आप लोग जो भी परचेज करोगे ये सारे अकाउंट्स इम्पैक्ट करेंगे, तो सेम जैसे मैंने डाउन पेमेंट लिया ना, तो ये सारा परचेज प्रीपेबल अकाउंट, सप्लायर्स पेबल अकाउंट, ये सारा अपने आप इम्पैक्ट करता है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिक्कत हो जाएगी अगर आप लोग यहाँ पे खुद हाँ कहीं पे मैम, डाल वही दिए रिमार्क्स। नहीं, अगर उनके साथ में इनका जो है दोनों एक साथ कोलैबोरेट वो किया आप हुआ बात है, कर लीजिएगा जैसे वो भी है। बात एक बार का डिस्कस सेकेंडरी करेंगे, मैटर है, आप बिल्कुल कोई इशू बिल्कुल नहीं है वो, अगर नहीं है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, वो यहाँ का फॉर्मेट ऐसा बना हुआ है। जी। यहाँ पे अगेन कस्टम फील्ड आपको लिटरली सारे फॉर्म पे दिखेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आप डालना चाहते हैं बट है नहीं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, और कोई कैलकुलेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड लास्ट आता है आपका ऑथराइजेशन ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है सर, आपकी कंपनी में क्या होता है, आप लोग मल्टीपल लेवल ऑफ ऑथराइजेशन करवाते हैं, जैसे कोई परचेज ऑर्डर बन गया तो एक लेवल पे कोई ऑथराइज करता है, फिर दूसरे लेवल पे कोई अप्रूव करता है, ऐसे करके ना बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ये जैसे क्रिएट मैंने करेगा, एक, फिर एक रिलीज करेगा, ऑथराइज करेंगे, जी जी, उसके बाद में ये फिर ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए रहते हैं, वेरिफिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑथराइज बाय लेवल 1 पे कोई CH J राव करने वाले हैं, दूसरे पे आदित्य, तीसरे पे हरिराम, शिवेंद्र त्रिपाठी, ऐसा ये पूरा डला हुआ है, ये सब का एक एक बना स्टेज बना हुआ है, सब अपना स्टेजेस बने हुए हैं, और जैसे ही वो अप्रूव करते हैं यहाँ पे वो आ जाता है। तो इस पे डीपली अगर जाना होगा तो मैं एक बार डिस्कस करूंगी, अगर डीपली जाना होगा तो मैं इसको कल पोर्टल वाली चीज में मैं ले लूंगी।
ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे परचेज में इतना ही होता है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम सारा डाल देते हैं और परचेज ऑर्डर को यहाँ से सेव कर देते हैं। ये तभी आगे बढ़ेगा जब आप इसको ऑथराइज करेंगे तो उसके बाद एडिट नहीं कर सकते। हम इनिशियल स्टेज में रखने के बाद में हम सेव कर सकते हैं। हाँ हाँ, इनिशियल में सेव कर सकते हैं, मतलब रिलीज में इनिशियल और रिलीज में हम लोग सेव कर सकते हैं, तो फिर ये अमेंडमेंट मोड में जा सकता है। अमेंड आप यहीं से कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऑथराइज ये जब आप कर लेंगे तब कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। तब इसमें अमेंडमेंट होगा, मैं दूसरा फॉर्म बताऊंगी इसको, अच्छा, बट इसमें कोई चेंजेस लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। अमेंडमेंट भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं हाँ, उसमें, मतलब इसलिए हमारे स्कोप से वो हट जाएगा अमेंडमेंट। आपके स्कोप में ही रहेगा सर, मैं बताती हूँ अच्छा आपको, अच्छा, तरीका नहीं है ये इसका। इनिशियल स्टेज और रिलीज स्टेज में हमारे स्कोप में रहेगा। बिल्कुल रहेगा, इसमें आप और चेंजेस कर सकते ऑथराइज हैं। मोड में अगर कर देते हैं तो मतलब वो फाइनल है, दैट वंस ये ऑथराइज हो जाएगा ना, ये आगे डिपार्टमेंट में चला जाएगा, फॉरवर्ड हो आगे जाएगा। गेट एंट्री, हाँ गेट एंट्री वाले गेट एंट्री के लिए आ जाएगा उनके पास, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। जीआरएन के लिए आ जाएगा। हम्म। रिलीज तक ये आपके पास ही रहेगा, वहां पे शो भी नहीं होगा कि कोई परचेज ऑर्डर बना भी है। ऑथराइज होगा तभी वेंडर के पास भी मेल जाता है। हम अगर ऑर्डर बनाते हैं तो इनिशियल स्टेज में बनाने के बाद चेक करने के बाद फिर हम ऑथराइज कर सकते हैं। वो सर वो आपकी टीम पे रहेगा कि ऑथराइज कौन करता है, अगर आप ही लोग करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतना ही था। हाँ, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं मैडम शिपिंग। जैसे मैंने सपोज पकड़ लीजिए इनिशियल स्टेज में मैंने बनाया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ये ऑथराइज में अगर हम जाके इसको ऑथराइज करते हैं तो इसमें कोई चेंजेस तो नहीं होगा जो हमने फिलअप किया हुआ है? नहीं कोई चेंजेस नहीं होगा सर, जो अच्छा, आप बनाए वही। तो फिर ठीक है। ठीक है, तभी वो 3 ऑप्शन ही दिया है सर कि इनिशियल में अगर कोई गलती तो नहीं हुई है, इनिशियल में सेव करके छोड़ दीजिए। कोई और हो सकता है आए बोले कि अरे नहीं ये वेंडर को थोड़ी देना था, किसी और को देना था, उसको सेव कर दिए। रिलीज मोड पे भी कोई और रिलीज करता है कि हाँ ये सारा इन्फॉर्मेशन जिसमें आपने डाला है सही डाला है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ही हो जाए कि इनिशियल मोड में शायद दीपांकर सर सेव करते होंगे, आप रिलीज करते होंगे कि ठीक है ये सारा सही डाला है। 2 बार हो जाता है ना कि कोई एक बना रहा है एक चेक कर रहा है, फिर ऑथराइज पे जाता है वो कि ठीक है ये सारा इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छा अच्छा, अप्रूव करना है कि नहीं करना है, वैसा या तो हम डायरेक्ट भी ऑथराइज मोड में बना सकते डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिना इनिशियल रिलीज के डायरेक्टली ऑथराइज कर सकते हैं। बट आप लोगों का यहाँ पे ऑथराइजेशन ग्रुप वाला आता है, वो मैं एक बार आप लोग को बताऊंगी, मल्टीपल ऑथराइजेशन के थ्रू जाता है आप लोगों का। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आती हूँ शिपिंग एंड अकाउंट डिटेल। कुछ कुछ फ्रेट्स क्या होता है सर, आप लोगों का डायरेक्टली आप लोगों के पास नहीं आता होगा, मटेरियल कभी कभार रुक के भी आता है, जैसे रायपुर से भिलाई आ गया, भिलाई से फिर दुर्ग आया, या कभी बहुत लंबा आता है, महाराष्ट्र से पहले नागपुर आ रहा है, नागपुर से बिलासपुर आ रहा है, बिलासपुर से रायपुर आ रहा है। तो जब ऐसे मल्टीपल रूट्स के थ्रू आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होके आता है तो आप लोग को यहाँ पे डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन रूट करना पड़ता है। इसको जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब ओपन हो जाता है, ये मैं हटाऊंगी तो हट गया, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करी फिर से एक आ गया। तो जब आप लोग का जनरल रहता है फ्रेट तो आप यहाँ पे 2 पे F4 सेलेक्ट करके रेट वेट डाल सकते हैं। रेट डाल दिए, फिक्स है कि पर ट्रिप दे रहे हैं कि पर यूनिट दे रहे हैं, कितने अमाउंट पे दे रहे हैं, किस लोकेशन से, फ्रेट ऑर्डर भी मैप कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल रूट है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। जब ये सिलेक्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। इसको जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपका कैसे जाने वाला है। जैसे मैंने ये जो आइटम मंगाया है बाय रोड आने वाला है, F4 रहेगा, उसका फ्रेट डिटेल डाल दिए, फिक्स हमने कर लिया है, अमाउंट 10,000 फ्रेट से आने वाला है। पहले वो बिलासपुर से आ रहा है या मान लेते हैं महाराष्ट्र से आ रहा है, मुंबई से पहले नागपुर तक आएगा, ये पूरा आप यहाँ पे डिफाइन कर। मैडम ये F4 बेसिस पे पेड पेमेंट लिखना पड़ेगा हमको? सॉरी सॉरी, मैडम ये फ्रेट लिखा हुआ है ना F4 टाइप, हाँ F4 टाइप है। तो मैडम F4 टाइप में तो ये पेड जो है आपने लिखा हुआ है ना, फ्रेट डिटेल में अमाउंट डाला हुआ है ना? राइट, वो 2 पे जाना चाहिए है ना। हाँ मैडम, एक्चुअली में F4 में होएगा नहीं, ये 2 पे में होगा। राइट, F4 पे आपका सप्लायर पे कर रहा है, अगर आप 2 हाँ, पे 2 ले रहे पे हैं में तब आता है। पेमेंट दे सकते हैं हम। जी जी, F4 में तो वेंडर जो है वो हमको पहुंचा बिल्कुल। के देगा प्लांट तक। बिल्कुल सही है सर, एकदम सही। वेयर हाउस आपको यहाँ पे डालना पड़ता है सर। ये वेयर हाउसेस जो रहते हैं वो अच्छा। एक्सटर्नली हो सकता है, मुंबई से नागपुर में आपका पहले स्टोर कहीं पे हो रहा है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करिए कौन रिसीव वहाँ पे करेगा। यहाँ पे जनरल आप किसी का नाम डाल सकते हैं, फ्री फील्ड है, वहाँ पे कोई राम रखने वाला है। फिर अगेन आप बाय रोड आने वाला है, 2 पे होगा, नागपुर से अब यहाँ पे रायपुर आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये जब मल्टी रूट का केस रहता है तो आप यहाँ पे डिफाइन करते जाते हैं। टॉलरेंस
टॉलरेंस यहाँ पे रहता है कम ज्यादा जो होता है, टॉलरेंस अगर आप मैनेज करते होंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि 10% कम ज्यादा चलेगा, तो उतना एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीओ मैनुअली क्लोजिंग है। तो जैसे हमारे परचेज ऑर्डर में क्या होता है ना, परचेज ऑर्डर जब आप करते हैं, जब आप उसका जीआरएम कर लेता है ना, स्टोर डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव कर लेता है, तो ये पीओ क्या है, उसका स्टेटस अपने आप कंप्लीट दिखाने लगता है, ये पीओ कंप्लीट हो गया। बट आप जब मल्टी रूट के केस में आता है तो उसमें पीओ मैनुअली क्लोजिंग जब आप टिक कर देंगे तो वो कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से जाके, एक फॉर्म होता है वहां पे जाके क्लोज ना करें, तो वो शायद आपका फॉर्म रहेगा नहीं, आपको नहीं करना रहेगा वो। बट इसको बस समझ लीजिए ऐसा कि अगर पीओ मैनुअली क्लोजिंग करेंगे तो उसको फिर से खुद से कंप्लीट शो करना पड़ेगा, वो अपने आप कंप्लीट नहीं। ऑटोमेटिक क्लोज कब होता है मैम? जब इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, जीआरएन हुआ, क्लोज हो गया, कंप्लीट हो जीआरएन गया, बनने के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा ना? कंप्लीट बिल्कुल। यहाँ पे दिखेगा आपको, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जितने भी परचेज ऑर्डर बने हैं ये उसका स्टेटस है। यहाँ पे आपको अगर कंप्लीटेड दिख रहा होगा बहुत सारा, ये कंप्लीटेड है, मतलब ये सारों का जीआरएन हो चुका है, दिख रहा है। यहाँ पे ऑथराइज कितने हुए हैं, कितने इनिशियल मोड पे हैं, कितने इन प्रोग्रेस है, हो सकता है कुछ इसका गुड्स रिसीव किए होंगे, कुछ पार्टली बचा होगा, या किसी का गेट एंट्री हो चुका होगा, कितने रिलीज मोड पे हैं, ये सारा यहाँ से देख सकते हैं। कौन ऑथराइज कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, कौन रिलीज कर रहा है, ये सारा यहाँ। तो ये रहा हमारा पीओ सर। आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, 3 दिन का ही मिला है तो पूरा ट्रेनिंग एक साथ लेना है। हाँ, अभी सर आपका जो क्वेश्चन था इसमें सॉरी सर, आपका ये क्वेश्चन था कि ऑथराइज होने के बाद अगर कुछ चेंजेस हो गया, कुछ वेंडर ने बोला कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस था या कुछ ये चेंज हो गया, तो उसको कैसे करेंगे? अब ऑथराइज हो गया, अब तो इसको कुछ नहीं कर सकता, अनएडिटेबल है। तो एक हमारे पास फॉर्म होता है परचेज ऑर्डर अमेंडमेंट का, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, सारा कुछ नहीं उसमें अमेंड कर सकते, जैसे वेंडर को नहीं चेंज कर सकते हैं, आइटम नहीं चेंज कर सकते, कुछ कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं उसमें। मैं दिखाती हूँ, सेम परचेज वाले मॉड्यूल में ही आपका सारा काम है। तो ये है परचेज ऑर्डर अमेंडमेंट, PMPA। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जितने भी परचेज ऑर्डर बने हैं ऑथराइज है वो यहाँ पे दिखता है। आपका अभी कोई भी परचेज ऑर्डर ऐसा नहीं है, अब बात है, आएगा अभी 1 मिनट रुक जाइए सर। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिए जो भी ऑथराइज परचेज ऑर्डर है, और यहाँ पे आप माइन्यूट चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे ए जहाँ पे बना है मतलब उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, वेंडर का नाम हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी वो दिख जाएगा अपने आप अनएडिटेबल फील्ड। अदरवाइज हमको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। टैक्स गलत दिया गया था, कुछ और डाल दिया, ये हो जाएगा। शिपिंग में कुछ अगर दिक्कत हो गई थी, हम वो चेंज कर लिए, हो जाएगा। पेमेंट टर्म्स में अगर कुछ अलग था वो हमने डाल दिया, वो हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बना रहे हैं तो सब चेंज कर पाएंगे, ये सब भी चेंज कर पाएंगे, क्वालिटी, रेट, पीआर। जब ऑथराइज होने के बाद बात कर सकते हैं ना, ये परचेज ऑथराइज होने के बाद, परचेज ऑर्डर ऑथराइज होने के बाद ये कर सकते हैं। इसमें भी 3 फॉर्म रहेगा, इनिशियल, रिलीज, ऑथराइज। जब आप इसको ऑथराइज करेंगे तभी वो परचेज ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करेगा। कोई भी फॉर्म रिफ्लेक्ट तभी करेगा जब वो ऑथराइज होगा। तो जैसे आपने अमेंड कर लिया लेकिन इनिशियल मोड पे ही है, तो वो आपके परचेज ऑर्डर पे नहीं इफेक्ट करेगा जब तक आप उसको ऑथराइज नहीं करें। ठीक है, अगर परचेज रिक्वेस्ट के अगेंस्ट बना रहे हैं तो क्वांटिटी अनएडिटेबल रहेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट ही उतने का है तो उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे अपन। इसके बाद में आती हूँ परचेज ऑर्डर फॉलोअप। ये है PO फॉलोअप, POFU इसका फॉर्म कोड है। अब ये फॉलोअप क्या होता है सर? मैं यहाँ पे डेट डालती हूँ, मान लेते हैं मैं देखना चाह रही हूँ 1/7 से लेके आज तक का, फ्रॉम डेट 1/7 से लेके 26 तक का शो। इतने सारे परचेज ऑर्डर्स आप लोगों के बन चुके हैं। अब ये क्या होता है, परचेज ऑर्डर्स कभी कभी बनते हैं और उसका शेड्यूल डेट रहता है कि इतने तारीख को ये आना चाहिए, अभी तक आया नहीं है हमारा, तो हम यहाँ से नई शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा चेंज करती हूँ शायद अपने को दिखे। 24 तारीख डाल के देखते हैं।
ठीक है, अभी फिलहाल ब्लू कलर ही दिख रहा है, अदरवाइज हमको बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाता है। हेलो मैम, जी 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 बताइए। एक डाउट था मैम। हाँ बताइए। सपोज मैंने ये परचेस ऑर्डर एक बनाया, जी उसके कुछ दिनों बाद मैंने उसमें अमेंडमेंट किया, कुछ भी माइनर सा अमेंडमेंट किया, उसके बाद मैंने उसको इनिशियल में छोड़ के भूल गया। तब मेरा अगर पीओ जो है उस समय कंप्लीट हो जाता है, तो वो परचेस ऑर्डर जो अमेंडमेंट किया हूँ उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, हाँ, वो रिकॉर्ड यूज में तो हुआ रहेगा? ही नहीं। जी वो रिकॉर्ड में इनिशियल मोड पे ही रहेगा। तो वो हटेगा नहीं, इसका हटाएंगे कौन उसको? आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियल में रहेगा तो मैं डिलीट करने का लेकिन आप परमिशन ऐसा दे क्यों सकता हूँ ना करेंगे किसी को? सर? नहीं सर, ऐसे ऐसी छोटी कंपनी नहीं है कि अपन ऐसे भूल जाए। बहुत मैम यहाँ पे बहुत सारा सारे पीओ बनता है, उसके बाद अथॉरिटीज सर रहती है आपसे इसलिए। बोलेंगे कि हाँ भैया तुमने अमेंडमेंट किया है, उसके बाद उसको अमेंडमेंट तो करके रख दिए हैं, उसके बाद हमारे जो पीओ बना हुआ है उसको सर ने जो है ऑथराइज करके आगे बढ़ा दिया है, वो बनना चालू भी हो गया है। सर मैं और आपको जो बताती अमेंडमेंट है हूँ, वो इनिशियल आप में है ही ना, ये जैसे अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं आप, है ना, आप इसको करके ना भूल नहीं पाएंगे सर, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप बना दिए। यहाँ पे ना आप लोगों के हर फॉर्म में परचेज ऑर्डर अमेंडमेंट सब में ना ऑथराइजेशन लेवल रहते हैं। आपको यहाँ पे लेवल डालना ही पड़ेगा। जब आप लेवल डालेंगे और इसको रिलीज मोड पे छोड़ेंगे ना, रिलीज मोड पे जैसे ही आप अपना परचेज ऑर्डर या परचेज ऑर्डर अमेंडमेंट छोड़ेंगे, सबसे लेवल 1 का जो आदमी रहेगा उनके पास मेल चला जाएगा कि अमेंडमेंट हो रहा है। वो अप्रूव करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा कि उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेवल 2 अप्रूवल हो रहा है कि नहीं। उन्होंने अप्रूव किया उसके बाद यहाँ पे आता है, तो आप ऐसे भूल नहीं पाएंगे। समझा पाई सर? जो अप्रूव कर रहा है वो ऑथराइज करेगा। अगर डिलीट करने में कोई इशू तो नहीं आएगा ना इसमें, क्योंकि डिलीट करने पे बोलेगा कि सम डेटा एग्जिस्ट रिगार्डिंग दिस पीओ ऐसा करके। तो मेरे ख्याल से अमेंडमेंट की अगर आप सर बात कर रहे हैं, हाँ। अमेंडमेंट में नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आप परचेज ऑर्डर बोलेंगे मैं डिलीट कर दूंगा, तो अगर उसके अगेंस्ट आपका जीआरएन बन गया है, गुड्स रिसीट नोट आपने हाँ, ऑलरेडी कर लिया है, तो ये सब बोलता है। अच्छा ठीक। ठीक है। हाँ, तो परचेज ऑर्डर फॉलो अप पे मैं हूँ। फॉलो अप में मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं अपने को। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे ये ब्लू है, हाँ ये मिला मिला, ये सब कुछ कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जब शेड्यूल डेट अपना जो रहता है वो अगर आज की डेट से कम है तो वो अलग कलर में आ जाता है, या शेड्यूल डेट जो है वो आज से लेके 7 दिन के अंदर का रहता है तो वो आ जाता है, या फिर कोई ऐसा शेड्यूल डेट है जो कल का है तो वो अलग डेट में आ जाता है। ये सारा कुछ डेट वाइज रहता है। इन शॉर्ट हमको यहाँ पे फॉलोअप में बस ये देखने को मिलता है कि हमारा शेड्यूलिंग क्या है, और अगर आपने वेंडर से बात कर लिया कि सब नया शेड्यूल करते हैं इस दिन, तो आपने नहीं करना है डिलीवरी, तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो फॉलोअप उस चीज की रह जाता है कि आप फॉलोअप कर पा रहे हैं, इस दिन का शेड्यूल था, अब इस दिन पेमेंट, इस दिन नहीं हो पा रहा है हमारा डिलीवरी, नया शेड्यूल डेट करो। इसको आप एक बार देखिएगा, आप लोग समझ में आ गए कलर कॉम्बिनेशन को क्या मतलब हो रहा है डेट से। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म। मैडम मुझे एक चीज पूछना था। बताइए सर। मुझे मैडम लास्ट 6 मंथ का पेंडिंग लिस्ट चाहिए था, तो वो कैसे निकालेंगे? लास्ट 6 मंथ्स का पेंडिंग लिस्ट चाहिए आपको इसमें शेड्यूल डेट में? मतलब मेरे पास में सोच लीजिए, सपोज पकड़ लीजिए कि लास्ट जो 6 मंथ हुए हैं उसमें बहुत सारे जो मटेरियल आए हैं, बहुत सारे नहीं आए हैं, ठीक है, जिसके जीआरएन बन गए होंगे, उसमें वो नहीं चाहिए मेरे को। जिसके मटेरियल नहीं आए हैं मुझे वो चाहिए जिसके जिसके जीआरएन भी ना बने हो। मतलब ऑब्वियसली अगर ये जीआरएन नहीं बनेगा मतलब वो मटेरियल नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये वही है, आप बस यहाँ पे डेट डालेंगे और जितने भी पीओ हैं जिसका शेड्यूलिंग निकल गया है, बच्चा है, अभी तक जिसका नहीं हुआ है, वो यहीं पे आएगा। मैडम ये सारे जो हैं इसके जो मतलब कहाँ इसमें कहीं है क्या मैडम, जिसके मतलब स्टोर का कुछ दिख रहा है कि जिससे जीआरएन इसके नहीं बने हैं? नहीं, इसका शेड्यूल डेट में आपको 1 मिनट दिखाती मैडम शेड्यूल डेट सपोज पकड़ लीजिए आ गया है, सपोज हूँ। शेड्यूल डेट कंप्लीट हो चुका है, मटेरियल भी आ चुका है, जिसका कुछ इशू रहा होगा, मटेरियल पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका जीआरएन ही नहीं बना हुआ है। मैं सपोज समझ गई सर, आपका आपका मैं ये क्वेरी समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ ऐसे पीओ देखने हैं जिसका अभी तक रिसीव नहीं हुआ है पूरा। हाँ मतलब सपोज पकड़ लीजिए मटेरियल आ चुका है शेड्यूल में, ठीक है मैडम, हमारे पास में मटेरियल इन हो गया है और मटेरियल में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है,
हाँ। जिसकी वजह से अभी भी उसमें वेंडर और स्टोर और जो भी परचेस इन्वॉल्व है, और अभी भी उसमें क्वेरी है, और अभी भी उसका जीआरएन नहीं बना। ठीक है सर, यहाँ पे वही वेंडर, यहाँ पे वही पीओ आ रहे हैं जिसका जीआरएन नहीं बना। अच्छा, ये या सारे तो पे? ये अच्छा, वही आ रहे हैं, या तो बैलेंस आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये जैसे है 24 तारीख का, ये 24 तारीख का शेड्यूल डेट में है, क्वांटिटी 100, रिसीव अभी तक 0 हुआ है। उसके 0 नीचे में ठीक देखेंगे है। 100 है, लेकिन यहाँ पे 35 35 रिसीव है, 65 बैलेंस है। जी ठीक ये है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे ये देखिए, ये फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ पे दबा के यहाँ पे फिल्टर देख सकते हैं। मैडम, ये 35 जो रिसीव हुआ है, इसका जीआरएन बन गया है कि नहीं मैडम? हाँ रिसीव हुआ है, बिल्कुल जीआरएन अच्छा, बना है। रिसीव हुआ है तो मतलब ये जो दिखा रहा है मतलब वो 35 रिसीव इशू। मतलब जीआरएन हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है। इशू भी दिखाता है क्या मैडम इसमें? नहीं, इशू नहीं दिखाते सर, नहीं दिखाता। नहीं नहीं। पीओ का मैडम अपना एक डाउट मैटर। था, हाँ बताइए। सपोज ये 35 रिसीव हुआ है, हाँ तो जितना बचा हुआ है 65 बचा हुआ है, तो हम्म। जीआरएन जो बनेगा अलग अलग बनेगा सेम पीओ के रिगार्डिंग? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा होता ही होगा। परचेज ऑर्डर आपका एक है, जरूरी नहीं है 100 का क्वांटिटी मंगाए तो एक ही जीआरएन में नहीं नहीं, उसका पूरा 100 का 100 मिल गया वो आपको। परचेस ऑर्डर एक ही रहेगा। ये क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी तो ये 35 to 65 है। आपको जीआरएन में वो सारी परचेज ऑर्डर दिखेंगे जिसका अगर एक अमाउंट, एक क्वांटिटी भी बचा होगा ना, तो भी वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जब तक वो पूरा 0 आप रिसीव नहीं कर लेते तब मैडम, तक वो इसका वहाँ पे परचेस ऑर्डर इसमें क्या प्रीव्यू कर सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ पे इसमें नहीं कर सकते ना? मेरे हिसाब से नहीं कर मैडम एक और सकते। डाउट था, जी जी सर बताइए। नहीं सपोज सर यहाँ पे नहीं चलो कर सकते। जीआरएन बन गया, हम्म। तो आपने कहा था कि उसमें पीओ ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है करके, तो आधा का मेरा क्वांटिटी रिसीव हुआ है और जीआरएन बन गया, तो वो कंप्लीटेड तो नहीं होगा ना स्टेटस उसका? नहीं 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 नहीं, इन प्रोग्रेस सर। इन प्रोग्रेस। सर आप जो बोल रहे थे ना प्रीव्यू, ये अलग अलग से आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू दिखेगा। 1 मिनट में आपको ओडीबीसी क्रिएट करके। अच्छा, सिलेक्ट करने से प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है। 1 सेकेंड ना सर। अच्छा, मेरे इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं अभी इससे आपके कनेक्टेड नहीं हूँ। आपके इसमें दिखाऊंगी तो हो जाएगा ये रिपोर्ट। 1 सेकेंड। आप जैसे कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं ना, उसका आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखने लगेगा। मैं कोई एक सिलेक्ट करी, डबल क्लिक करी, उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखने लग जाएगा। रिपोर्ट वाला मेरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे में आपके जो मैं रिपोर्ट्स डालती हूँ वो है नहीं। मैं कल इसमें रिपोर्ट डाल के लाऊंगी, आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है सर, ये शो रिपोर्ट है, यहाँ पे आपका पूरा प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। तो इसमें दिखा के नहीं पा रही हूँ मैडम डीएसएन कॉन्फ़िगर नहीं है इसमें? हाँ डीएसएन नहीं, वही मैं सोच रही हूँ सर कि थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं करूँ कि नहीं करूँ डीएसएन। नहीं, अभी बनने से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं इसको करके रखूंगी। नहीं तो राहुल सर एक बार सर लोग को अगर आप हेल्प कर पाए, दिखा पाए अगर उनको रिपोर्ट्स, तो प्लीज। जी ठीक है ना। थैंक यू सर। तो सर मैं आपको हितेश सर, मैं आपको बस बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जिसको भी आप क्लिक करेंगे उसका आप देख पाएंगे। ठीक है ना, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है। इसमें परचेज ऐसा ऑर्डर भी है फॉलो क्या हो मैडम, गया। ये डेट वाइज आ रहा है? मतलब ये सीक्वेंस से आएगा मैडम, जैसे कि नहीं तो डेट वाइज ही आ रहा है? मेरे ख्याल से ना सर ये मंथ वाइज आ रहा है ये, मतलब ये ये। शेड्यूल डेट ठीक वाइज है, आ रहा है। ठीक है, ये तो जनवरी का दिखा रहा है, फरवरी का। ठीक है। अगर मैं सिर्फ आज का देखना चाहूँ तो आज का दिख जाएगा। हाँ सर, शेड्यूल डेट वाइज ही आ रहा है ये। ठीक है, कोई इशू नहीं। जितना वो शेड्यूल नीचे नीचे होते जा रहे हैं उतना दिख रहा है। सर नेक्स्ट, अब ये हमारा परचेज वाला चीज खत्म हो गया है, ये परचेज के लिए इतना हमारा था। अभी हमारा आता है सर्विस वाला पार्ट। तो ये जो परचेज ऑर्डर और मैं अमेंडमेंट ये सब बताई ना, ये एक तरीका है कि आप ईआरपी से कर सकते हो, बट जनरली आपके कंपनी में ये पोर्टल के थ्रू होता है। वेंडर पोर्टल होता है, वो मैं कल जो आपका सेशन होगी मैं उधर भी दिखाऊंगी कि परचेज ऑर्डर हम कैसे बनाते हैं, वहाँ पे अमेंडमेंट कैसे करते हैं, फॉलो कैसे करते हैं। तो दोनों वे से आप लोग कर सकते हैं। जनरली आप लोग वेंडर पोर्टल के थ्रू करते हैं, ईआरपी के थ्रू कम करते हैं बट करते हैं। ठीक है, बट मैं अभी सर्विस वाले फ्लो में जा रही हूँ। अब सर्विस वाला फ्लो आप यही ईआरपी से ही करते हैं, वो वहां पे आप वेंडर में नहीं जाएंगे। तो मैं उसको आपको दिखाती हूँ।
हेलो, ये सारा मैं अभी क्लोज कर रही हूँ, हाँ मैम। तो ये मैं क्लोज कैसे करूंगी? यहाँ से। सर बहुत ज्यादा हो रहा है तो 2 मिनट का ब्रेक लेना है क्या? कंटिन्यू करने दीजिए, कोई इशू नहीं। राहुल सर ऑल ओके? कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं है? हेलो, करना है, ब्रेक लेना है। नमस्कार। हेलो राहुल सर। हाँ मैम। मैं बोली कोई दिक्कत तो नहीं है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं ठीक है। आप परचेज डिपार्टमेंट में ही है क्या? दीपांकर बोल रहा हूँ। नहीं मैं आईटी में हूँ। ओके ओके। सर मेरा कल ही न्यू ज्वाइनिंग है, तो मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊंगा सर, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। सर और तो देखिए मार्केट में और है सर आप लोग ईआरपी में काम कर बट चुके अभी हैं पहले परचेस में परचेज तो ये है नहीं, डिपार्टमेंट? पूरी नई टीम आ गई सर। ये है। मैं पूछता हूँ सर, मेरे को पूरी आइडिया नहीं, कल ही ज्वाइनिंग हुआ है। नंबर अलॉटमेंट नहीं हुआ सर, आपको लैंडिंग ही लगाना पड़ेगा। नहीं। कंटिन्यू करें सो? हाँ ये पूछ रही थी सर, आप लोग का पहले भी ईआरपी में एक्सपीरियंस रहा है क्या? मैडम, पार्डन में। मैं बोली सर ईआरपी में पहले भी एक्सपीरियंस रहा है? हाँ मैडम, लाइट हाउस में है, ओके ओके किया हुआ है। जी सर, कैच कर पा रहे थे इसलिए मैंने ये क्वेरी की। जनरली थोड़ा टाइम लग जाता है इसको कैच करने में। ठीक है सर। सर सर्विस वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। मैं ये कह रही थी कि सर्विस वाला जो पार्ट है उसको आपको ईआरपी से ही करना है। जितना भी मैं अभी परचेज वाला बताई वो आपको मैं कल वेंडर पोर्टल के थ्रू भी बताऊंगी कि आप कैसे वेंडर पोर्टल से भी कर सकते हैं ये। तो सर्विस वाला जो रहेगा वो यहाँ से ही करेंगे। सर्विस का भी सेम फ्लो है। सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस इंडेंट जो भी आप बोलते होंगे, वो जब अपने को स्टोर डिपार्टमेंट देता है तो हम उसके अगेंस्ट सर्विस ऑर्डर बना देते हैं। सर्विस ऑर्डर बनाने के लिए भी हम चाहें तो सर्विस रिक्वेस्ट पर कोटेशन कर सकते हैं, और सर्विस कोटेशन जो हमको सप्लायर भेजता है वो हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो मैं उस पे आती हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास सर्विस इंडेंट आ गया है। अब मेरे को उसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करना है, आरएफक्यू करना है। तो अगेन सेम मॉड्यूल परचेज ही रहेगा आप लोगों का। यहाँ पे है सर्विस का आरएफक्यू, उसको क्लिक करेंगे। हाँ, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आपको किसके बेसिस में करना है, डायरेक्टली करना है कि सर्विस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट करना है? सर्विस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट करेंगे तो इसको टिक करिए, डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर उसको टिक करेंगे तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि आप सर्विस ले रहे हैं कि कन्वर्जन ले रहे हैं। कन्वर्जन रहेगा तो कन्वर्जन सिलेक्ट करिए। अगर सर्विस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टाइप का कुछ है, या कोई जॉब वर्क करवा रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन है, कोई कैपिटल सर्विस है वो करवा रहे हैं, तो सीधा सर्विस है। और कन्वर्जन क्या हो जाता है? कन्वर्जन मतलब एग्जांपल एक दे सकती हूँ, कोल का। कोल अनवॉश्ड कोल है, उसको हमको कन्वर्ट करा के वॉश्ड कोल कर देना है, तो ये कन्वर्जन का अलग केस हो जाता है, तो उसमें आप कन्वर्जन सिलेक्ट करते हैं। तो ये है मेरा सर्विस। सर्विस आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये जितने भी इंडेंट है, मल्टीपल इंडेंट का एक आरएफक्यू कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे सिलेक्ट करते जाऊंगी रैंडमली। ये 3 आरएफक्यू आए हैं, ये तीनों का मुझे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करना है, तो मैं वो कर लूंगी। यहाँ पे मैं वेंडर डिटेल में बता दूंगी। वेंडर डिटेल में मेरे को कितने लोगों को देना है, कोटेशन भेजने के लिए कितने वेंडर्स को मुझे देना है, तो यहाँ पे मैं बस सिलेक्ट करती जाऊंगी रैंडमली बहुत सारे वेंडर्स। और आपको कब कब की डिलीवरी चाहिए ये सारा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट का है ऑप्शन, यहाँ पे आप शॉर्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा डालना है। और यहाँ पे है आइटम डिटेल। आइटम डिटेल, सर्विस डिटेल, ये सारा खुद फिल्ड रहता है जब आप सर्विस इंडेंट के अगेंस्ट करते हैं। डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आता है, इंडेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं तो ये सारा आपके पास बना बनाया है पहले से। उसके बाद सेम उसमें जाता है क्या, रफ जाता है? ठीक है सर, करते हैं आप लोग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और कोटेशन? नहीं मैडम, ये अगर सर्विस के केस में आरएफक्यू और कोटेशन नहीं जाता है तो सीधा इंडेंट के बदले ऑर्डर बनाते हैं क्या? नहीं मैम, अभी तक हमने इसमें कोई कुछ भी अभी किया नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट रुकिए सर।
यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि अभी तक क्या आप लोगों का क्या कुछ कोटेशन के अगेंस्ट बना है क्या यहाँ से। और रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ये सोर्स डॉक्यूमेंट आपका आया है सर, कोटेशन के अगेंस्ट बन रहा है, कम है बट बन रहा है, बता देती हूँ फिर मैं। तो सर आरएफक्यू में वही सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है सर। डायरेक्ट नहीं बन रहा है आप लोगों का सर्विस ऑर्डर, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे डायरेक्टली कोई सर्विस ऑर्डर नहीं बना रहे हैं आप लोग। तो मेरे ख्याल से ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बना बनाया मिलेगा। आप लोग को बस आरएफक्यू करना है कि किस किस वेंडर को आप लोगों को देना है। नीचे जो सर्विस डिटेल है, आइटम डिटेल है, ये आप लोगों को पहले से बना के मिलेगा। इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आता है कोटेशन। सेम मॉड्यूल परचेज के अंदर यहाँ पे है सर्विस कोटेशन। कोटेशन अलग है सर, सर्विस कोटेशन अलग है। सर्विस का कोटेशन फॉर्म अलग है, उसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आरएफक्यू सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे वही वेंडर्स दिखेंगे जिनको हमने कोटेशंस के लिए रिक्वेस्ट किया था। यहाँ पे एक ही को किया था तो एक दिख रहा है, किसी को अगर मल्टीपल किया होगा तो मल्टीपल दिख जाएगा। सबको एक एक ही किया है, ठीक है। तो आप उनका कोटेशन जनरली यहाँ पे फिल करते हैं। आपको आपने वेंडर को रिक्वेस्ट कर दिया कोटेशन के लिए, जब उनका कोटेशन आया आपको यहाँ पे बस उनका फिल करना है जो भी उन्होंने दिया है। कोटेशन नंबर क्या था उनका, क्रेडिट डेज क्या है, पेमेंट मोड क्या है, क्या में पेमेंट लेने वाले हैं, ये आइटम है, क्या क्वांटिटी रहेगी, क्या रेट रहेगा, डिलीवरी डेज उनका क्या रहेगा, टैक्स डिटेल उन्होंने क्या भेजा है, कुछ एडिशनल कॉस्ट हमारा सर्विस के साथ लग रहा है क्या। कभी कभी ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ कुछ कॉस्ट लगता है, जैसे लेबर कॉस्ट लग जाता है या और कोई मटेरियल लगता है, तो वो सारा हम यहाँ एडिशनल कॉस्ट में डाल देंगे। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने बताया है तो वो हम डाल देंगे, सेव कर देंगे। नहीं तो डायरेक्टली इंडेंट से आप सर्विस ऑर्डर बना सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रोटोकॉल, जैसा कंपनी में चल रहा है। इसके बाद आते हैं सर्विस ऑर्डर के फॉर्म पे। सर सेम एज परचेज ऑर्डर, पूरा फॉर्म सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ सेम उठ के आने वाला है। बस यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हम एससी ऑर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट टाइप में अगेन जो मैंने आपको बताया था, ऐसा कन्वर्जन होता है तो सर्विस होता है। अगर जनरल सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस सिलेक्ट कर लिए। नेचर यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। आप लोगों का जनरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है, नहीं तो जॉब वर्क होता है। अदरवाइज आप लोगों का थोड़ा बहुत कैपिटल सर्विस भी रहता है। ये सब जो भी आपको इंडेंट में मिलेगा वो आप सिलेक्ट कर लिए। डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली बना रहे हैं तो डायरेक्ट लेंगे, कोटेशन के अगेंस्ट बना रहे हैं तो कोटेशन, इंडेंट के अगेंस्ट बना रहे हैं तो इंडेंट। जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर बना रहे हैं उसका नंबर सिलेक्ट कर लिया, जिस वेंडर को दे रहे हैं उस वेंडर को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे अगर किसी रेफरेंस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट बना रहे हैं तो सर्विस डिटेल में अपने आप आ जाएगा क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर डायरेक्टली बना रहे हैं तो। कोई आइटम अगर साथ में इशू कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं मैं मोटर रिपेयर करा रही हूँ, अब मोटर में रिपेयर करा रही हूँ तो मैं यहाँ पे सर्विस डिटेल में डाल दी सर्विसिंग या रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोल के मैंने डाल दिया। बट आइटम डिटेल में मैंने पहले सब कॉन्ट्रैक्टर को इशू तो करना पड़ेगा मोटर, तो यहाँ पे आइटम डिटेल में मुझे इशू करना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता है ये शायद आप लोग का काम नहीं रहेगा, ये इंडेंट में ऑलरेडी डलाया रहेगा, तो ये आप लोग को कुछ इसमें एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट लोकेशन कहाँ पे होने वाला है, सर्विस बाहर होने वाला है, एक्सटर्नल ले लीजिए, इनको इन हाउस अगर अंदर हो रहा है तो इन हाउस ले लीजिए। टैक्स डिटेल अगेन सब सेम है, टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट टर्म्स, एवरीथिंग सेम। यहाँ पे भी मैं ध्यान रखूंगी आप लोगों का, यहाँ पे भी होता है कि ड्राइंग अप्रूवल एंड कमीशन, वर्क ऑर्डर होगा तो होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो मैं वो भी एक बार पता कर लूंगी। और सेम यहाँ पे भी ऑथराइजेशन वाला आता है कि अगर आपके डिफरेंट मल्टी लेवल ऑथराइजेशन है तो ऑलरेडी ग्रुप बना होगा, उससे आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि यहाँ पे ग्रुप कैसे बनता है, और इसको सेव कर लेंगे। जैसा परचेज ऑर्डर में आप लोगों का कह सकते हैं अमेंडमेंट होता है, वैसे ही सेम सर्विस ऑर्डर में भी हमारा अमेंडमेंट होता है। और जैसा केस मैंने बताया था आप लोगों को परचेज ऑर्डर में, वैसे ही सेम यहाँ पे होता है। और सर्विस में सेम जितना आप वहां पे मैंने बताया था कि ये चेंज कर सकते हैं, ये नहीं चेंज कर सकते हैं, सेम गोज विद सर्विस ऑर्डर अमेंडमेंट। तो सेम ऑर्डर अमेंडमेंट हम ओपन करेंगे, एवरीथिंग सेम, जो आपको चेंज करना है आप चेंज करिए, डॉक्यूमेंट स्टेटस को ऑथराइज करेंगे, उसके बाद ही आप वहां पे सर्विस ऑर्डर में चेंज देख पाएंगे। अब आती हूँ 100 में
लास्ट फॉर्म है एक सप्लायर्स एडवांस रिक्वेस्ट। ये एक सप्लायर्स का जो एडवांस हम फिल करेंगे, जैसे आप लोग डाउन पेमेंट प्रोफॉर्मा इनवाइस पीआई जो आप डालेंगे प्रोफॉर्मा अगेंस्ट, ये सब जब आप रिलीज करने बोलेंगे तो ये आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये एडवांस इसका रिलीज कर दीजिए। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म होता है सप्लायर्स एडवांस रिक्वेस्ट, ये रहा। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बस वेंडर का नाम डालना है। जनरली मैं एक ऐसा शो करती हूँ आपको इसमें से, जैसे यहाँ पे रजत इंडस्ट्रीज सिलेक्ट कर लिया, लोकेशन अपने आप आ गया। सोर्स डॉक्यूमेंट में आप बताएंगे कि आप परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट एडवांस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर्विस ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं तो पीओ सिलेक्ट कर लीजिए और सोर्स डॉक्यूमेंट बता दीजिए किस सोर्स डॉक्यूमेंट का एडवांस रिलीज करवाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट टाइप में, अगर आप लोगों ने परचेज ऑर्डर में अपने डाउन पेमेंट और डाउन पेमेंट पीआई ये सब सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे अपने आप सारा इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगा कि बेसिक अमाउंट इतना था, नेट अमाउंट इतना था, प्रोग्रेस परसेंटेज अभी इतना आप कर रहे हैं, एडवांस परसेंटेज आप लोगों ने वहां पर डिफाइन किया होगा 25% एडवांस करना है, तो यहाँ पे अपने आप आ गया और अमाउंट अपने आप शो हो जाएगा। आपको बस फिल करना है अमाउंट कि हाँ हमको यही रिक्वेस्ट करना है और मोड क्या होगा, और इसको आप जैसे सेव करेंगे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी कि ये रिक्वेस्ट आया है, अब इनका एडवांस रिलीज करना है कि नहीं। तो इन शॉर्ट आप बस रिक्वेस्ट कर क्या बोल रहे हैं सर? मैडम इसमें ऑथराइजेशन तो शायद नहीं होगा, इसमें भी लीजिंग मोड पे ही रखना, इसमें भी कैटेगरी बटा होगा ना फाइनल ऑथराइजेशन। इसमें वो आप लोगों का जो मल्टी ऑथराइजेशन वाला पार्ट है वो नहीं होगा, लेकिन इनिशियल रिलीज और ऑथराइज वाला जो मोड रहता है वो सारे फॉर्म पे रहता है। अच्छा ठीक। तो ये ऊपर है कि आप लोग इनिशियल मोड पे रख लिए, बाद में उसको ऑथराइज किए या स्टार्टिंग से ऑथराइज करके सेव कर दिए। ठीक ठीक है, ये हो गया जी। मैडम इसका कोई मैनुअल है क्या? सर मैनुअल गाइड वगैरह रहने से क्या और इजी होता है? सर अगर कोई मैनुअल मुझे मिला या कोई हेल्प डॉक्यूमेंट मिला तो मैं उसको आपको भेज दूंगी। अदरवाइज ये जो वीडियो है उसको थोड़ा रेफर करिए, कहीं पे कुछ डाउट होता है उसको नोट करके रखिए, और अगर नेक्स्ट डे जो हमारा ट्रेनिंग होगा तो सबसे पहले हम डाउट क्लियर कर लेंगे कि ये डाउट आप लोगों को आया। हाँ मैडम, क्योंकि सर्विस का मैडम ये थोड़ा सा मेरे को ना थोड़ा सा वो लग रहा है, क्रिटिकल है, लेकिन देखना पड़ेगा इसको। सर्विस का क्या हो जाता है ना सर, ये वाला जो आपको पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसके बेसिस पे काफी फ्लो अलग अलग चलता है। जैसे जॉब वर्क है, जॉब वर्क का अलग फ्लो है। जैसे मैं अगर आपको, आप अगर नोट करना चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कन्वर्जन के केस में आपको क्या करेंगे। यहाँ पे परचेज ऑर्डर को भी लिंक वगैरह करना पड़ जाता है ना। और जॉब वर्क का रहता है तो पहले हमारे पास सर्विस रिक्वेस्ट आती है, फिर गेट पास आउट करके हम उसको बाहर भेजते हैं, फिर रिक्वेस्ट का कोटेशन और कोटेशन होता है, फिर सर्विस ऑर्डर आप देते हैं, फिर सर्विस रिसीट नोट होता है। तो ये सब लंबा प्रोसेस रहता है। इसमें आप लोगों का काम जितना था मैं सिर्फ इतना ही बता पाई आप लोगों को कि रिक्वेस्ट आपके पास आए, बस सर्विस ऑर्डर बनाना है आप लोगों को, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और कोटेशन करना है। शायद डिपार्टमेंट हेल्प करता होगा आप लोगों को बताने में। बट अगर कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट कुछ मिलता है सर, मैं डेफिनेटली आप लोगों को अटैच कर दूंगी साथ में। ठीक है, तो सर ये पूरा फॉर्म था। मैं बस आप लोगों को एक ओवरव्यू बता दे रही हूँ। MIS और SSRS रिपोर्ट्स कुछ कुछ होते हैं जिसके थ्रू आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। मैं शेयर वापस करती हूँ सर, 1 सेकेंड। रिपोर्ट्स की जो मैं बात कर रही थी सर, वो आप लोगों के काम आता है। जैसे परचेज ऑर्डर प्रोग्रेस फ्लो है, आपने परचेज ऑर्डर बना दिया, आपको देखना उसका प्रोग्रेस क्या चल रहा है। या आप लोगों के और भी कोई फॉर्म्स होते हैं, RFQ का कुछ रिपोर्ट्स रहता है, RFQ प्रोग्रेस फ्लो। तो ये सब कुछ कुछ फॉर्म्स रहते हैं, कुछ कुछ रिपोर्ट्स रहते हैं जिसको अगर आप रेफर करते हैं तो उसके थ्रू आपको पता चल जाता है क्या कैसा स्टेटस चल रहा है, क्या समरी है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, बस गो थ्रू कर लीजिए, और रेस्ट आप लोगों की थोड़ी मेहनत रहेगी, आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ जाएगा। ये मॉड्यूल में जाके ये रिपोर्ट्स वाला कॉलम है, इसको क्लिक जब आप करते हैं तो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट दिखती है। आप लोगों का सिर्फ ये परचेज रिपोर्ट से मतलब रहेगा, MIS रिपोर्ट और SSRS रिपोर्ट।
जब आप MIS रिपोर्ट पे टिक करते हैं तो ये आपसे रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं ये शो होता है। जैसे मैं टिक करती हूँ PO प्रोग्रेस फ्लो, तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया फिट कर सकती हूँ कब से कब का मुझे देखना है। मुझे इतना लंबा नहीं देखना, 2022 का ही देखना है। आज का देख लेते हैं क्या? ठीक है, और मैं यहाँ से नीचे से रन करती हूँ। तो यहाँ पे अपना MIS रिपोर्ट जो है वो दिख जाता है। ये परचेज ऑर्डर नंबर है, इस डेट को हुआ, क्या क्या वेंडर थे, रेफरेंस डॉक्यूमेंट किसके अगेंस्ट किए हैं, सब 2 डायरेक्ट किए थे, बाकी सारे इंडेंट किए गए। कोटेशन किसी का भी नहीं बनाया गया, डायरेक्टली इंडेंट के अगेंस्ट बना लिए। आइटम क्या था, किस आइटम का किया है हम लोगों ने, शेड्यूलिंग क्या थी, चलान क्वांटिटी कितना मिला, एक्सेप्ट कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ, PO का भी बैलेंस क्वांटिटी कितना बचा है, 4 मंगाए थे पूरा 4 बचा है, किस कॉस्ट सेंटर में बनाए थे। कॉस्ट सेंटर समझता है ना सर, हमारा कॉस्ट जनरली कहाँ एलोकेट हो रहा है उसको कहते हैं। कितना GST लगा था, कितना SGST लगा था, डिस्काउंट है तो कितना है, ये सारा MIS रिपोर्ट्स के थ्रू देख सकते हैं। सिमिलरली और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, जैसे मान लेते हैं PO फॉलो अप जो हम देख रहे थे शेड्यूल वाला, उसके रिपोर्ट्स है। तो ये रिपोर्ट्स आप लोगों को थोड़ा घुमा के देखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या क्या आता है, शेड्यूल का डेट क्या है, कितना एक्सेप्ट हो चुका है, कितना प्रोसेस क्वांटिटी है, बैलेंस अभी कितना बचा है PO में, जो आप पूछ रहे थे सर अभी एक्सेप्ट कितना हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ होगा मेरे में, वो सब यहाँ से दिख जाएगा। फिर मैडम मेरे को ना पर्टिकुलर किसी एक आइटम का 6 ट्रांजेक्शन का रेट देखना है, वो कहाँ से देखेंगे? किसी एक आइटम का 6 ट्रांजैक्शन का रेट, मतलब 6 बोल लो या 3 बोल लो, लास्ट 3 ट्रांजेक्शन देखना है। सर आप जो परचेज ऑर्डर का जो फॉर्म था ना, उसमें जो नीचे आप आइटम जब सिलेक्ट करते बाजू में आप देखे होंगे आई जो बना होगा। अच्छा, उसी में जाके क्लिक करने से जब आप क्लिक करेंगे तो ना लास्ट 10 आपको परचेज रेट दिख जाएगा वहाँ पे। ओके ओके ठीक ठीक। अगेन यहाँ पे सर्विस ऑर्डर जो किया उसका प्रोग्रेस फ्लो, सर ये शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग जब देखते जाएंगे आप लोग को समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप MIS रिपोर्ट्स देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास SSRS रिपोर्ट्स होते हैं। ये दिख गया हमारा सर्विस का, कुछ जॉब वर्क हुआ है, कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हुआ है, यहाँ से सर्चिंग कर सकते हैं आप, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितने हुए हैं। इसके नीचे है SSRS रिपोर्ट सेम परचेज का, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो उससे यहाँ पे बहुत सारे बोल सकते हैं SSRS रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि परचेज ऑर्डर की समरी डिवीजन और डिपार्टमेंट वाइज, परचेज ऑर्डर की समरी ग्रुप और सब ग्रुप वाइज, कुछ परचेज ऑर्डर की समरी है वेंडर के वाइज, यहाँ पे रेट वेरिएशन समरी, वेंडर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैडम एक रेट वेरिएशन समरी खोलिए तो एक बार। हाँ शायद मेरे में ओपन हो ना हो, मैं PO अमेंडमेंट एनालिसिस भी ऊपर जब तक ये ओपन हो रहा है बता देती हूँ। तो वो भी नहीं करेगा। इस टाइम करवा लेते हैं। सर मैं रिमोट सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक बार राहुल सर से रिक्वेस्ट करूंगी। राहुल सर। हाँ मैम। सर लोगों के सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है क्या ERP? है ना जी, तो एक बार उनको अगर ब्रीफ कर देंगे कि कैसे देखना है, उनका अगर ID वगैरह सब मिल गया उनको अगर। हाँ जी ठीक है, तो प्लीज एक बार हेल्प कर दीजिए इसको ओपन करवाने में।
ओके ओके मैम। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये सारे ऐसे सारे सपोर्ट है, अगर चाहिए तो मैं राहुल सर के सिस्टम के थ्रू दिखा सकती हूँ, अगर वो शेयर करें तो दिख पाएगा। ठीक है मैडम, हम लोग देख लेंगे एक बार, हम लोग भी प्रैक्टिस करके देखते हैं एक बार। ठीक है सर, तो मैं आज का भी एक MOM आप लोगों को भेज दूंगी छोटा सा, जिसमें लिखा रहेगा कि क्या क्या हमने सीखा विद आप लोगों को फॉर्म कोड, ताकि फॉर्म कोड भी याद रहे, मेल में रहेगा तो याद रहेगा। और कोई भी डाउट होता है तो एक बार प्लीज नोट करके रखिए, कल अगर हम सेशन लेंगे 3 बजे तो उसको पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोगों को कोई प्रैक्टिस डेटाबेस मिला है क्या अभी प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं, अभी कोई डमी नहीं है मैडम हमारे पास। मैं क्रिएट कर दिया हूँ मैम, अटैच कर देता हूँ सर के मैं। क्रिएट कर दिए? पटेल सर बोले थे आपको सर? हाँ मैं क्रिएट कर दिया था उसी समय। बढ़िया सर, बढ़िया। तो आप अटैच करके एक बार इन्फॉर्मेशन बता दीजिए सर, क्रिस्टल रिपोर्ट और रिपोर्ट व्यूअर भी डाल दीजिए, DSN वगैरह क्रिएट कर दीजिए, ठीक। थोड़ा इजी पड़ेगा सर लोगों को। ठीक है सर। सर फिर क्लोज करें अपन आज का सेशन? ठीक ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। कल कनेक्ट करते हैं वापस, मैं लिंक भेजूंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।